लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं। पहले भी मैंने एक क्लास पूरे अनशॉर्ट पेपर की बना दी है। आज भी मैं एक आपके सामने ये जो मेरे पास क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है, मैं फिर इसकी एक नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूं। तो बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में कितना अच्छा पेपर 70 में 70 नंबर कैसे लेकर आए। मैं आपको सारी कंडीशन आज बताऊँगा, ठीक है बच्चे। तो ये मेरे हाथ में प्रीवियस पेपर है जो कि 2023 का है। तो इसमें 2023 के पेपर में से कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं। तो नया सिलेबस आया है तो मैंने नया पैटर्न से सवाल रख दिए हैं जो मैं आपको सामने दिखाऊंगा आज क्वेश्चन पेपर करके, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारे हाथ में, ऊपर जो लिखा हुआ आता है बेटा वो अनुक्रमांक लिखा हुआ आता है, नीचे का लिखा हुआ आता है नाम लिखा हुआ आता है, और ये लिखा हुआ है 347 EC, ये आपका कोड होता है, ठीक है। ऐसे ही पूरे पेपर को मैंने इस पूरे पेपर को मैंने बोर्ड पर बना रखा है, ठीक है। अब डायरेक्टली बात ज़्यादा ना करते हुए डायरेक्टली बात करते हैं अपने फोकस पर, अपने काम पर काम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटे, देखो ये मैंने पेपर बना रखा है, ठीक है। आप जब पेपर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको अपने पेपर पर जो कि 15 मिनट पहले भी आपको पेपर मिलेगा, लिख भी रखा है। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जब आपको 15 मिनट पहले से मिल जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट पहले ही पेपर मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप अपने पेपर पर आप अपना नाम लिखोगे। बच्चे आप जो है अपने पेपर पर नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपका लिखोगे, अपना नाम लिखोगे। उसके बाद आपका जो अनुक्रमांक है यानी कि रोल नंबर है वो आपको रोल नंबर लिखना है। सॉरी, यहाँ पे लिखना आपको रोल नंबर बच्चे, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, जबकि यहाँ पे क्या लिखना आपको नाम लिखना है। 2024 का जो कि 2024 में हो सकता है कि इस लेवल का पेपर आ जाए, इस लेवल का पेपर मैं करा रहा हूँ 2024 में इस लेवल का पेपर आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ टाइपिंग में 2024 लिखवा रखा है, ठीक है। कोड की बात करेंगे तो 348 ZA कोड है हमारे पास पेपर में। इसमें देखो कोड की अगर बात करेंगे 348 ZA कोड होता है। ऐसे कोड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही कोड होगा, ठीक है। पूर्णांक की बात करेंगे तो बच्चे देखो है लिख रखा 70 पूर्णांक आता है, यानी कि टोटल नंबर जो बढ़ेंगे हमारा 70 नंबर का पेपर आता है पूरा, ठीक है। समय की बात करेंगे 3 घंटे 15 मिनट होगा, सही है। निर्देश पढ़ के देखते हैं निर्देशांक। तो देखो निर्देशांक में लिख रखा है बच्चे, देखो ये कि बेटा निर्देश में लिख रखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। आपके जितने भी आपके पेपर में जो भी आपका प्रश्न होगा वो प्रश्न कितने नंबर का है वो क्वेश्चन के लास्ट में लिख रखा होता है, ठीक है। तो बेटा ये वाली बात बता रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, समक्ष यानी उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। अगली बात करेंगे गणनात्मक प्रश्न में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी कि जो न्यूमेरिकल जो इसमें सवाल आएंगे न्यूमेरिकल बेस, उसके सारे पद आपको लिखने हैं, यानी कि उसमें गणना करनी है, आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है, ये कहना चाह रहा है। अगली बात करेंगे जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, जहां आवश्यक होगा वहां पर कह देंगे रासायनिक समीकरण देंगे, जो रासायनिक समीकरण बूझेगा। और 5 नंबर पर पूछता है प्रश्नों के प्रश्नांकित उत्तर दीजिए, यानी कि जो प्रश्न ने जो उत्तर मांगे हैं वही आपको उत्तर लिखने हैं, यानी ऐसे नहीं कि कुछ भी बूझ रहा है बायो क्या बोला केमिस्ट्री का आपने लिख दो, बायो का या फिजिक्स का लिख दो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जो प्रश्न होता है उसका ही आंसर आपको देना पड़ेगा। तो बच्चे ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि बच्चे जब एग्जाम पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ते नहीं है। तो बच्चे ये बात ध्यान रखो कि पेपर में 70 बड़े 70 नंबर लाना होता है, लेकिन कैसा ला पाते पहले आपको सारी कंडीशन पता होनी चाहिए कि बच्चे कहाँ समीकरण देनी है, कहाँ न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल का कौन सी कंडीशन छोड़नी है, कौन सी कंडीशन में करनी है। तो बेटा ये सारे निर्देशांक आपको पहले पेपर में पढ़ लेने चाहिए थे, या इसको पहले पढ़ ले करो, ठीक है। हर किसी प्रश्न पत्र जो होता है हमारे पास, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ना सारे निर्देशांक पहले पढ़ ले करोगे, कंडीशन मांग के रहे, ठीक है। तो देखते हैं सारी कंडीशन मैं बताता हूं आपको, और ये सारे रूल्स जो बनेंगे पेपर में वो कैसे कैसे अप्लाई करोगे तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं पेपर पर, ठीक है। तो बच्चे पहला जो पेपर आएगा, पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन। पहला जो आएगा वो आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न। कैसा आएगा? बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखो पहला सवाल आता है, तो पहला सवाल जो देता है हमारे पास केमिस्ट्री का जो पहला सवाल आता है उसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट सवाल आता है यानी फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सही है। और पहला क्वेश्चन क्या नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है बच्चे। तो दो करके देखते हैं, पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। सवाल लिख रखा है, चलो पढ़कर देखते हैं। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड, जो क्वेश्चन हमारा पहला एक क्वेश्चन मिल गया हमें, जो क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट मिल गया, उसमें कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो बेटा पहला सवाल स्टार्ट हो गया, देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, एसिटिक क्या होना चाहिए था? एसिटिक। तो 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, कितना ग्राम? 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में विलीन
विलीन करते हैं तो विलीन की मोलरता ज्ञात करो। बेटा मोलरता बराबर फार्मूला जो होता है हम जानते हैं, मोलरता बराबर फार्मूला जो होता है बच्चे वो होता है m बराबर होता है N/W, सही है, गुणा में कितना बच्चे 1000, और अगर W का मान कायम है बच्चे ग्राम में है। m की अगर हम n की बात करेंगे तो n भी डिपेंड करता है, मोलों की संख्या होती है W/m और बटे में W कायम है ग्राम में और गुणा में कितना 1000। ठीक है बच्चे, ये स्मॉल w ये एसिटिक अम्ल जो लिख रखा है इसमें एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। इसकी मात्रा कितनी दे रखी है बच्चे, इसकी मात्रा दे रखी है 3 ग्राम। कितनी दे रखी है 3 ग्राम। एसिटिक अम्ल के अणुभार की बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। अणुभार की अगर बात करेंगे तो बेटा इसका अणुभार आता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, और यही एसिटिक अम्ल का क्या दे रखा है, ये एसिटिक अम्ल का दे रखा है अणुभार। तो बेटा ये दे रखा है एसिटिक अम्ल का अणुभार दे रखा है, अणुभार हम खुद निकाल लेते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी रखी है वो दे रखी है 3 ग्राम। ठीक है, विलायक की मात्रा कितनी रखी है, विलायक की मात्रा जो विलायक है हमारे पास कैपिटल W उसकी मात्रा कितनी रखी है, उसकी मात्रा दे रखी है बच्चे 80 ग्राम। कितनी दे रखी है 80 ग्राम। ठीक है बच्चे, तो अगर हम मोलरता की बात करें, अगर हम मोलरता का मान निकालना है तो बेटा स्मॉल w का मान कितना रखा है, कि इस w का मान ये एसिटिक अम्ल की मात्रा है कितनी दे रखी है बच्चे, वो दे रखी है 3। ठीक है, m की बात करें एसिटिक अम्ल का अणुभार जो आगे वो कितना आता है, वो आता है हमारे पास 60। ठीक है, और गुणा में कितना 1000 और बटे में कैपिटल W का मान जो कितना रखा वो दे रखा 80 ग्राम। देखो कितना रखा है 80 ग्राम, तो गुणा में कितना कर देंगे हम 80 ग्राम। ठीक है, m का अगर हम मान निकालें तो बेटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो है ऊपर आएगी हमारे पास, इससे काटेंगे हम 3 × 3 3 दूनी 6, ऊपर आएगी हमारे पास 10 और नीचे रहेगी हमारे पास 2 × 8। सही है, काटेंगे इसको भी तो ये भी काटेगा, 5 पर 2 पंजे 10, ऊपर रह गया 5 और नीचे कितना आ गया बच्चे 8 रह गया। 5 को भाग करेंगे 8 से तो भाग जाएगी नहीं, तो हम पॉइंट लगा के 0 डाल लेंगे, हाँ हो जाएगा हमारे पास 50। कितना हो जाएगा 50। 8 की गुणा करेंगे 8 5 40 8 6 48, 6 फिर जाएगा 8 6 48, 2 रह जाएगा, पॉइंट लगवा 0 डाल लेंगे तो अब हो जाएगा 20, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 4, पॉइंट लगा 0 डालेंगे 8 पंजे 40। तो बेटा उत्तर जो आ गया, जो m का जो मान आ गया वो कितना आ गया 0.625 मोल बटे किलोग्राम। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं है, ना ही ये है ना ही ये है, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा करेक्ट है, ये है आपका करेक्ट। ठीक है, आप लिखोगे पिर्सन एक बहुविकल्पी पिर्सन, ऐसे आप लिखोगे बहुविकल्पी पिर्सन। सही है, आपका लिखोगे आ का उत्तर। तो बेटा उत्तर जो आपको लिखोगे आप लिखोगे स्टेप से कि पहले वाले का जो उत्तर है वो थर्ड सही है, और उस उत्तर का मान भी लिखोगे, आप लिखोगे 0.625 मोल बटे किलोग्राम। ठीक है, आपको जो है सवाल इस टाइप से लिखना, जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको बच्चे। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके देखिए तो हमारे कैलकुलेशन में कितना आ गया 0.625। बच्चे मैं हर एक न्यूमेरिकल का हर एक समीकरण की आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी रफ पर लिख कर उसको समझो। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट टिक लगा दूं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ऐसा तो कोई गलत हो जाएगा, फिर पेपर पढ़ाने का फायदा क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको ना हर एक सवाल का आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा कि आंसर आया कैसे करेक्ट। जैसे कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम जल में घोलने पर इसकी मोलरता क्या होगी मोललता। बेटा मोललता की बात करेगा, मोललता की बात, ये मोललता है, मोललता की बात करेगा बच्चे, क्योंकि जब विलेय के मोलों की संख्या विलेय की जो मात्रा होती है ग्राम में, और विलायक की मात्रा भी दे रखी हो, जब विलेय की मात्रा दे रखी हो विलायक की मात्रा दे रखी हो तो उसमें हमेशा मोललता पूछता है, मोललता पूछता है बच्चे। तो इसलिए मैंने जो है पहले से इसे देखा नहीं था, मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है बेटा, ये पूछ रहा है मोललता कि इस विलेन की मोललता कितनी होगी। तो मोललता बड़ा फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चे फार्मूला। ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी। मोललता ही क्यों निकाली, क्योंकि बेटा दोनों विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों की मात्रा काम में दे रखी होती है, ग्राम में दे रखी होती है। जब विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों की मात्रा ग्राम में दे रखी होती है या किलोग्राम में दे रखी होती है, सही है, तो बेटा मोललता ही पूछता है। ठीक है, मोलरता नहीं पूछता है। तो बेटा इसका आंसर ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर जाकर देखते हैं, कह रहा है एक पीड़ितम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, पीड़ितम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा है। ठीक है, पीड़ितम कोटि की अभिक्रिया का देखो सवाल नंबर 6 देखते हैं। अब 6 देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पीड़ितम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 40 सेकंड दे रखा है, 400 सेकंड दे रखा है। अर्धायुकाल को डिपेंड करते हैं 1/2 दे रखा है हमारे पास 400 सेकंड। कितना दे रखा है 400 सेकंड। ठीक है, 400 सेकंड देखा है। इसका बेग स्थिरांक गणना करो, बेग स्थिरांक के मान की करना है हमें निकालना है। तो बेटा पीड़ितम कोटि के अब
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है वो होता है K बराबर 0.6932 अपॉन में T हाफ, T1/2। तो बच्चे 0.6932 अपॉन में T1/2 का मान दे रखा, वो दे रखा है 400। कितना दे रखा है? 400। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.6932 अपॉन में 400, चार संख्या बाद तो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इस और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6932 4 गुणा कितने जीरो? 6 जीरो होगा टोटल। कितने जीरो? 6 जीरो, क्योंकि पावर माइनस के 3 दे रखी है, अब 3 पावर बना रही है, 4 पावर बना रही है, तो हमने जो है अलग अलग जीरो कर ली इस टाइप से। काटेंगे हम, 4 एकन 4 है, बचे 2 है, हो गया 29। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बेटा है, रह गया 1 है, हो गया 13। 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पे रह गया 1, फिर हो गया 12, 4 तिया 12। तो बेटा हमारे पास आ गया 1733 और बटे में कितना है? बटे में है 6 जीरो। कितने जीरो है? 6 जीरो, यानी कि 3 जीरो इधर कर लिए, 3 जीरो इधर कर लिए। बेटा मैं 3 संख्या पर पॉइंट ले जाऊंगा, इनके जीरो जो है मैं यहाँ पे पॉइंट ले जाऊंगा 1 2 3 है पॉइंट लगा लूँगा, जबकि ये वाली पावर कहाँ में ले जाऊंगा? घात में ले जाऊंगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.73 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2 के। और बेटा इसका मात्रक जो है क्या होता है? वो होता है सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा 400 सेकंड, तो इसका वेग स्थिरांक कितना होगा? तो 1.73 10 की पावर माइनस के 3। बेटा इसका आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगले सवाल पर पहुंचते हैं, चलो। डीएनए में क्षारक उपस्थित होता है, डीएनए में क्षारक, डीएनए में बताओ क्षारक जो उपस्थित होता है वो क्या होता है? तो बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएन होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें जो नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजनिक जो बेस होते हैं, वो पिरिडिन और प्यूरिन होता है, ठीक है। पिरिमिडिन प्यूरिन की अगर बात करेंगे तो इसमें एडोनिन, गायमिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, जबकि आरएनए में एडोनिन, ग्वाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। तो बच्चे देखते हैं, अब कह रहा है कि डीएनए में क्षारक नहीं होता। अच्छा, क्षारक नहीं होता, तो डीएनए में एडोनिन होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वाइमिन जी भी होता है। तो बेटा एडोनिन भी होता है, ग्वाइमिन भी होता है और साइटोसिन होता है, परंतु यूरेसिल नहीं होता है। देखो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, जबकि यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है? थायमिन होता है। तो बेटा डीएनए में नहीं होता, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, परंतु यूरेसिल नहीं होता। तो बेटा यहाँ लिख रहा है यूरेसिल नहीं होता। ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। डीएनए में क्षार उपस्थित नहीं होते, एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, परंतु यूरेसिल नहीं होता। करेक्ट बात है। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल, अच्छा सारे समान अर्धायुकाल में दे रखें, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है बेटा वो होता है टी, यहाँ दिखा रहे हैं, देखो वो क्या होता है? वो होता है T1/2 बराबर 0.6932 अपॉन में के। देखो क्या है? एक वेग स्थिरांक है। क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में या कौन सी भी कोटि की अभिक्रिया, आपके प्रथम, शून्य, द्वितीय, तृतीय या अभिक्रिया का वेग, उसमें क्या होता है? क्या होता है बेटा? वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक है ना, ये भी स्थिरांक है, तो ये भी स्थिरांक है, क्योंकि गणित के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? सब स्थिरांक होते हैं, कांस्टेंट। तो बेटा स्थिरांक की बात करेंगे तो 1/2, तो दोनों स्थिरांक हो गए तो समानुपाती किसके हो जाएगा? 1 के मान लो, समानुपाती किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल का सूत्र होता है वो ये होता है। तो T1/2 जो होता है वो समानुपाती जो हो गया किसका हो जाएगा? 1 के मान लो, क्योंकि ये सब क्या है? बताओ, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो बेटा हम जानते हैं कि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? बताओ, उसका मान हमने मान लिया 1। तो T1/2 की पावर, इसकी जगह मैं 1 की जगह a की पावर 0 मान लें सर के। तो बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र जो बन जाएगा T1/2 समानुपाती होता है a की पावर 0 के। चाहिए, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा, ठीक है। 2/a नहीं आंसर होगा, a² भी नहीं होगा, 1/a भी नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे पूछते हैं बच्चे, देखो CH3 है जो NH3 के बाद एरो लिख रखा है, NH3 के बाद क्या लिख रखा है? यहाँ पे एरो लिख रखा है, CH3NH3 CO+ CO2+ H2O। कौन सी अभिक्रिया बच्चे? सिम्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ये सिम्ट। डायरेक्ट आप आंसर लगा दोगे, लेकिन मैं आपको सारी रिएक्शन बताता हूँ। देखो बेटा युग्मन अभिक्रिया की बात करेंगे तो युग्मन अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो देखो
बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर मैं फिनोल से कराऊं, किससे कराऊं? फिनोल से कराऊं। ये फिनोल है बच्चे, यहाँ पे H मान लो, ठीक है, ये फिनोल है। और बेटा ये अभिक्रिया जो होती है तनु अमल हो गए या क्या हो बच्चे, हमारे पास क्षार हो गए, तनु अमल हो गए या क्षार हो, उसकी उपस्थिति में होती है, ठीक है। इसका नाम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, जबकि इसका नाम क्या है? फिनोल है। यहाँ से हम निकालेंगे H2O, तो बेटा ये बन के आएगा इस लेवल से, देखो ये इस टाइप से आ जाएगा। युग्म माने क्या हो गया बेटा? जोड़ना हो गया। युग्म माने क्या हो गया? जोड़ना हो गया, सही है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? ये बेटा युग्मन अभिक्रिया है, सही है। अगर बात करें कार्बिल अमीन अभिक्रिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कार्बिल अमीन अभिक्रिया की बात करेंगे, तो बेटा कार्बिल अमीन जो अभिक्रिया जो होती है वो होती है CH3NH2 CH3NH2 प्लस Br प्लस 4KOH प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया ब्रोमीन या कास्टिक क्षार से करते हैं, तो बेटा CH3, तो बेटा मेथिल आयोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा? KBr, क्या बनेगा? KBr, और साथ में बनेगा K2CO3, और साथ में बनेगा हमारे पास H2O, ठीक है। तो बेटा कार्बन अमीन अभिक्रिया कौन सी है? वो ये है, सही है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है Zn की अभिक्रिया, हेलो एल्किन की अभिक्रिया, दो मान लें इसको, हेलो एल्किन की अभिक्रिया Zn से करेंगे, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, अभिक्रिया करेंगे, तो बेटा है बनता है R2Zn, और है बनता है R2Zn, और साथ में बनेगा ZnX2, क्या बनेगा? ZnX2, ठीक है। तो बेटा ये अभिक्रिया कौन सी है? ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, सही है। ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया लिख रखी है, ये जो अभिक्रिया लिख रखी है वो लिख रखी है इस टाइप से, देखो ये लिख रखी है CH3COOH, ये सिम्ट अभिक्रिया CH3H, और एरो के बाद जो बनता है वो बनता है हमारे पास CH3NH2, साथ में CO2, और साथ में हमारे पास H2O, क्या बना? H2O। तो बच्चे सिम्ट अभिक्रिया जो होती है, सिम्ट अभिक्रिया क्या है? कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की सिम्ट अभिक्रिया में होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे कि यहाँ कौन सा लिख रखा है? एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करेंगे तो प्राथमिक एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, सही है, जिसको क्या बोलेंगे? सिम्ट अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये जो लिख रखी है बच्चे, ये कौन सी बताओ? ये अभिक्रिया लिख रही है बेटा सिम्ट अभिक्रिया। तो कह रहा है कि ये CH3COOH NH3H, एरो के बाद CH3 का NH2 का NH3 प्लस CO2 प्लस 2H2O, किस टाइप की अभिक्रिया? तो बच्चे कौन सी अभिक्रिया है? ये सिम्ट अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया इस टाइप से होगी। ये कौन सी अभिक्रिया दिख रखी है बताओ? ये लिख रखी है बच्चे युग्मन अभिक्रिया इस टाइप से होगी, जबकि कार्बन अभिक्रिया इस टाइप से होगी, जबकि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया इस लेवल पर जाकर होगी। तो बेटा ये कौन सा भी ऑब्जेक्टिव नहीं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेटा ये करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे सवाल की बात करेंगे, अगले सवाल पर देखो पहुंचते हैं। अगले सवाल में देखो ये कह रहा है बच्चे, ये इतना जगह बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जगह बना ली हमने। कह रहा है K4FeCN को होल 6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करो। तो बेटा सवाल क्या है? K4FeCN का होल 6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करते हैं n से। तो बेटा n का मान क्या निकल के आएगा? तो आप किसी का भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आपको बच्चे इलेक्ट्रोविन्यास करना पड़ता हो, इलेक्ट्रोविन्यास करना होता है। इलेक्ट्रोविन्यास होता है परमाणु का, अणु, आयन, सबका इलेक्ट्रोविन्यास हो सकता है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो सेंटर मेटल एटम है इसका हम इलेक्ट्रोविन्यास करके देख लेंगे, और भारी कोश में जाकर देख लेंगे कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन, जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई इसके क्या होंगे बताओ? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालो कि इसके ऊपर आवेश कितना है। तो बच्चे 4 दे रखे हैं इसमें पोटेशियम, एक इसमें लिख रखा है Fe, 6 कौन है? साइनाइड, बराबर कितना मान लेंगे हम? 0। पोटेशियम की जो ऑक्सीजन नंबर होती है प्लस की 1 होती है, और Fe की जो मानेंगे x मानेंगे 6 माइनस का 1 बराबर हमारे पास 0। तो बेटा +4 x और माइनस के 6 बराबर 0, x के बराबर आ जाएगा प्लस के 6 और माइनस के 4, तो x बराबर आ जाएगा बेटा प्लस के 2, कितना आ जाएगा? प्लस के 2। Fe की अगर हम बात करें तो बेटा Fe के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है Fe का। इलेक्ट्रॉन्स करेंगे 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d6। तो बेटा Fe प्लस 2 की अगर बात करेंगे तो बाहरी कोश में आता है 3d6 की बात करेंगे तो बच्चे डी के लिए कितने बॉक्स बनते हैं? डी के लिए 5 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6,
तो बेटा n का मान कितना आ रहा है बच्चे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी कि डी बॉक्स में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो बेटा कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल। तो बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है बच्चे, सिंगल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6, सही है, 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं बेटा 4, 1 2 3 4। तो बेटा n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा हमारे पास 4, सही है। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा बच्चे, वो ये सही है, करेक्ट। क्या कह रहा है, K4Fe6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो बेटा 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है एक रफ पेपर पर, सही है, रफ पेपर सॉल्यूशन करना है, जबकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है कि हर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको हल करना है। बोर्ड में सिर्फ आपको क्या करना है कि उस ऑब्जेक्टिव हल करने के बाद सवाल को, क्वेश्चन को हल करने के बाद एक रफ पेपर पर उसका सिर्फ आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो K4Fe6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी बेटा, वो कितनी होगी बच्चे, 4 होगी, ठीक है। अगले सवाल पर पहुंचते हैं, सवाल नंबर 2 मिलेगा। अब सवाल नंबर जो 2 मिल रहा है हमारे पास, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, समीकरण भी होती हैं, सही है। तो देखते हैं, न्यूमेरिकल दे रखे हैं। सवाल नंबर 2 जो होता है बच्चे वो, सवाल नंबर 2 जो होता है, 4 सवाल नंबर 2 में 4 सवाल आएंगे, एक सवाल होता है 2 नंबर का। तो बेटा टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का क्या है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है, तो बच्चे सोल्यूशन चैप्टर से आइए, विलेन चैप्टर जो है उससे है, ये देखते हैं हमारे पास मोलेंस कैसे निकलते हैं। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं कि एक जो हमारे पास सोल्यूट होता है, देखो स्टार्ट करते हैं। आप ना सोल्यूट को आप ए मान लो, जबकि सोलवेंट को आप क्या मान लेंगे, आप बी। सोलवेंट को क्या मान लेंगे, बी। सोल्यूट जो होता है वो ए होता है, सोलवेंट जो होता है क्या होता है, बी होता है। सोल्यूट जो है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिले, जो बिले होता है, बिले कितना है, बिले जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर लिया हमने ए से, जबकि ब्लैक जो रिप्रेजेंट कहाँ से कर लिया हमने, ब्लैक को रिप्रेजेंट कर लिया हमने बी से, सही है। तो बेटा कम मात्रा में जो विलेन के अंदर कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं हम सोल्यूट यानी कि बिले, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं सोलवेंट यानी कि विलायक, ठीक है। तो बेटा ये जो जल दे रखा है, देखो जल किसका कार्य कर रहा है, जल यहाँ पे इसमें कार्य कर रहा है सोल्यूट का, सही है। जबकि एथिल एल्कोहल क्या है, एथिल एल्कोहल दे रखा है 92 ग्राम। कम मात्रा में कौन है, जल है, ज़्यादा मात्रा में कौन है, एथिल एल्कोहल। तो जल जो है वो क्या है, विलेय है, जबकि एथिल एल्कोहल क्या है, विलायक है, ठीक है। सवाल करते हैं। तो बेटा कह रहा है जल H2 यानी जल की जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 72 ग्राम। तो मात्रा दे रखी है, कितनी मात्रा दे रखी है, 72 ग्राम। तो विलेय कौन है इसमें, विलेय है H2O, जबकि विलायक कहाँ है, विलायक है हमारे पास H2OH, C2H5OH, सही है। ये मैंने यहाँ पर रफ कार्य कर लिया, लेकिन आपको जो है करेक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ सवाल को, आपको इसी लेवल पर सवाल करके दिखाना है, ठीक है। तो बेटा सवाल स्टार्ट करते हैं इस लेवल से, देखो सवाल करते हैं स्टार्ट। देखो कह रहा है H2O जिसको हमने क्या माना, A की मात्रा दे रखी है बच्चे, मात्रा दे रखी है WA मान लो, WA की मात्रा दे रखी है 72 ग्राम। कितनी दे रखी है, 72 ग्राम, सही है। जबकि H2O जो जिसको हमने A बोला है का अणुभार जो आ जाएगा बच्चे, अणुभार की अगर हम बात करेंगे, अणुभार डिपेंड करेंगे Ma से, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब हम n की बात करें तो n बराबर होता है W/m, लेकिन n किसका निकाल लें, m निकाल लें हम a का, किसका निकाल लें, हम निकाल लें बच्चे a का। देखो n किसका निकाल लें, n निकाल लें हम a का। तो बेटा WA का मान दे रखा है 72 ग्राम, और इसका दे रखा बेटे Ma का मान दे रखा है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 18 चौका 72, तो बेटा ये संख्या पलट कर पहुंचेगी ऊपर। तो Na का जो मान आ जाएगा, Na का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 मोल। कितना मोल आ जाएगा, 4 मोल, ठीक है। क्योंकि मोलंश निकालने के लिए हमें चाहिए मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या H2O की मोलों संख्या कितनी आ गई, 4 मोल आ गई। कितनी आ गई, 4 मोल, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला रखा बेटा C2H5 एथिल अल्कोहल, C2H5 जिसको हमने क्या बोला है, B बोला है, की मात्रा
मात्रा की बात करेंगे डब्ल्यू बी कर लें, इसको क्या कर लें डब्ल्यू बी, कितने रखा है 92 ग्राम लिख रखा है बेटा ऊपर, कितने रखा है 92 ग्राम, देखो कितने लिख रखा है 92 ग्राम। अणु भार की बात करेंगे, अणु भार की बात करेंगे तो एम बी का अणु भार जाएगा, एथिल अल्कोहल का अणु भार जो आता है वो आता है 46 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अगर हम मोल की संख्या बात करेंगे तो फार्मूला होता है एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम। लेकिन हम किसका निकाल लें, हम निकाल लें बी का, किसका निकाल लें बी का निकाल लें। डब्ल्यू बी का मान रखा वो तो कितना रखा 92 ग्राम बटे में, एम बी का मान कितना रखा वो दे रखा 46 ग्राम पर मोल, 46 ग्राम पर मोल। तो बेटा 46 दूनी 92, ग्राम से ग्राम कर दिया, संख्या पढ़ के पहुंच गई ऊपर। तो बेटा एन बी का मान जो आ जाएगा बच्चे, एन बी का जो मान आ गया वो आ गया 2 मोल। कितने मोल आ गए 2 मोल। इस लेवल पे सवाल करोगे आप, इस जैसे मैं आपको मात्रा लिख कर दिखा रहा हूँ आप भी इसी लेवल में मात्रा, इसी लेवल में आप सवाल लिख कर दिखा करो, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सवाल को, अब आकर देखते हैं यहाँ पे करते हैं। देखो बेटा अब क्या रहेगा मौलिक संख्या याद करो। तो मौलिक संख्या, अगर हम मौलिक संख्या निकालें किसकी ए की, किसकी मौलिक संख्या निकालें ए की, कह रहा है दोनों की मौलिक संख्या याद करो। और ए कौन है, ए जो है वो जल है, जबकि बी कौन है, बी जो है एथिल अल्कोहल है। तो मौलिक संख्या किसकी निकालनी है हमें, मौलिक संख्या जो निकालनी है वो किससे निकालनी है ए की, और ए कौन है जल। फार्मूला होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी। एन ए का मान कितना रखा है 4, एन ए का मान रखा है 4, एन ए का मान कितना रखा है 4 प्लस एन बी का मान कितना रखा है, एन बी का मान रखा है 2। तो आ जाएगा हमारे पास 4/6, कैलकुलेशन करेंगे 0.66 आ जाएगा, 0.66। तो बेटा ए कौन था, ए तो था जल था, तो H2O के जो मोल अंश आ गया बच्चे वो आ गया 0.66, सही है पहला आंसर। दूसरा आंसर की बात करेंगे एक्स बी की मान, किसकी बात करेंगे हम एक्स बी का। तो बेटा एन बी ऊपर आन देंगे और एन बी प्लस एन ए, एन बी प्लस एन ए। एन बी की अगर हम बात करेंगे तो उसका एन बी का मान कितना आ गया बच्चे, एन बी का मान आ गया 2, जबकि एन बी का मान 2 है, प्लस एन ए का मान कितना, एन ए का मान है हमारे पास 4। तो 2/6, 2/6 करेंगे कैलकुलेशन 0.33 आ जाएगा, ठीक है। तो और बी कौन है, बी जो है बी जो है वो है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, सही है। कितना आ गया 0.33, ठीक है। तो बेटा कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दे रखा है, दोनों के मोल प्रभाव की गणना करो। तो बेटे जल के मोल प्रभाव आ गया वो कितना आ गया 0.66, लेकिन एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव की बात करेंगे तो वो कितना आ गया 0.33, ठीक है। अगले सवाल की बात करेंगे, यहाँ पे जगह बनाते हैं, इसको रफ करते हैं। ये सवाल हो गया है, अब सवाल करते हैं अगले पे, ठीक है। 298 केल्विन पर, देखो सवाल नंबर क्या लिख रखा है बच्चे, क्या कर रहे हैं देखो 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर 0.20 एम KCl बिलियन की। तो बेटा 0.20 एम KCl बिलियन की, किसकी बताओ KCl बिलियन की। क्या दे रखी है बेटा, ये दे रखी है मोलरता। KCl बिलियन की अगर हम बात करेंगे तो बेटा KCl बिलियन की दे रखी है मोलरता देखिए 0.20 एम, ठीक है। जबकि बिलियन की 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये होता है बेटा कापा का मान। किसका मान होता है, ये होता है कापा का मान। कापा का मान रखा 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट बच्चे। कह रहा है इसकी मोलर चालकता की गणना करो। तो बेटा मोलर चालकता जो होती है वो होती है लैम्डा एम। लैम्डा एम का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। लैम्डा एम इक्वल टू फार्मूला होता है कापा गुणा में 1000 बटे में एम, बटे में एम। कापा के मान करेंगे तो कापा का मान दे रखा बच्चे 0.248 और गुणा में कितना 1000, गुणा में कितना 1000 बटे में एम का मान दे रखा है 0.20। कैलकुलेशन करके देखेंगे तो बेटा एम का मान आ जाएगा, एम का मान जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा हमारे पास, देखो 0.248 गुणा में 1000 बटे में 0.20। पॉइंट हटाया ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। पॉइंट हटाया नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, हमारे पास 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, सही है। और 1 जीरो से ये जीरो भी काट लो। तो बेटा ऊपर जो कैलकुलेशन रह गया बन गया 248 और गुणा में कितने रह गया 10, बटे में कितने रह गया 2, बटे में कितने रह गया 2। काटेंगे हमारे पास 2 एकन 2, ठीक है। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो बच्चे ये आ गया
1224 लिख रखा है ये, ठीक है। तो लैम्डा एम का मान जो आ गया वो आ गया 1240 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। तो बेटा इसकी मोलर चालकता क्या होगी, इस विलेन की मोलर चालकता कितनी होगी, तो बेटा मोलर चालकता जो होगी वो होगी 1.1240 यानी कि 1240 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, सही है। अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे, अगला सवाल क्या रहा है कि ओजोनीकरण के समीकरण लिखो। तो देखो यहाँ पर रफ करते हैं, तो जगह बनाते हैं जिस, ठीक है। कह रहा है ओजोनीकरण के समीकरण लिखो। ओजोनीकरण के समीकरण कैसे लिखाएंगे, तो करेक्ट बताते हैं आपको। तो बेटा किसी भी एल्किन की अभिक्रिया, किसी भी एल्किन की अभिक्रिया ओजोन के साथ, किसी भी एल्किन की अभिक्रिया ओजोन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करने पर फिर उसका तत्पश्चात जल अपहरण करते हैं, सॉरी अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन। Zn और H2O की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो आपका एल्डिहाइड बन जावे, एल्डिहाइड ग्रुप बन जावे या आपका कीटोनिक ग्रुप बन जावे। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती हैं वो कौन सी अभिक्रिया होंगी, वो होंगी हमारे पास ओजोनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। मैं एक कोई एल्किन ले रहा हूँ, देखो मैंने एक एल्किन ली। एल्किन की अगर हम बात करें तो बेटा मैंने CH3 CH और डबल बॉन्ड और CH2, इसका मैंने ले लिया, ये बेटा प्रोपीन ले लिया मैंने। क्या ले लिया, देखो प्रोपीन। इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं O3 से, O3 बोले तो ओजोन से। ओजोन से अभिक्रिया कराएंगे तो बेटा किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये जब अटैक मारेगा, जो ओजोन जो अटैक मारेगा इस कार्बन पर, ऑक्सीजन अटैक मारेगा इस कार्बन पर भी, तो है बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटे, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कंडीशन बनकर आ जाएगी CH3, देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यहाँ पे CH रह जाएगा, यहाँ पे CH2 रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ भी क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे इस लेवल पे, ठीक है। फिर इसका कर देंगे बेटा अपचयन। क्या कर देंगे, अपचयन। अपचयन करेंगे इसका तो बेटा उपस्थिति होगी वो होगी हमारे पास Zn और HOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, Zn और HOH की उपस्थिति में, ठीक है। ये देखो तो बेटा यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर ऐसा की बात करेंगे तो बेटा यहाँ से जो निकल जाएगा बनेगा CH3CHO और यहाँ से जो निकल जाएगा CH2O। और जबकि ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। जब ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड पहुंचेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड पहुंचेगा यहाँ पे। तो बेटा कंडीशन बनकर आगे बॉन्ड आ जाएगी हमारे पास CH3CHO, इधर रह गया CH2O, फिर क्या रह गया, 2 H ये है, O ये है, तो क्या रह गया हमारे पास H2O। जैसे अगर हम लिखेंगे इसको तो बेटा हम लिख सकते हैं, इसका नाम जो है CH3CHO, जबकि इसे बोलेंगे SCHO, इसे क्या लिखेगा H2O। तो बेटा ये सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो बेटा कह रहा है कि किसी भी एल्किन की अभिक्रिया, किसी भी एल्किन की अभिक्रिया ओजोन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तत्पश्चात अपचयन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके नाम की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे, तो ये लिख रखा है इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, जबकि इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है, जल, ठीक है। तो बच्चे ओजोनीकरण अभिक्रिया आपको लिखनी है तो बस इस लेवल पे लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ जगह फिर बनाते हैं। देखो निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आगे यहाँ पर टॉपिक देखो, 2 टाइप के आपके इंटर लेवल पर 2 टाइप के IUPAC नाम होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक का और दूसरा होता है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक की खास पहचान क्या होती है कि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन और कार्बन समूह लगे होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक का IUPAC की क्या पहचान होती है, उसमें डी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ लिगेंड्स लगे होते हैं। तो बच्चे इसमें देखो निम्नलिखित का IUPAC नाम बताने हैं आपको। तो पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे CH3 लिख रखा बच्चे, ये लिख रखा है CH3, ठीक है। चलो बात करते हैं, पहला क्या लिख रखा है, पहले लिख रखा है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, फिर लिख रखा है CBr, साथ में लिख रखा है CH2 और COOH, ठीक है। इसको अगर कैसे से करेंगे तो इस C के साथ, ये जो C लिख रखा है इसके साथ 2 लगा हुए हैं CH3, क्या लगा हुए हैं इसके साथ, 2 लगा हुए हैं CH3, एक क्या है, एक है हमारे पास Br बच्चे। आगे देखते हैं तो CH2 है और बच्चे COOH है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन, अगर हम गिनती करें कार्बन की तो बेटा यहाँ से गिनती स्टार्ट हुई किरात्मक समूह में, और बृहद सारणी के अंदर सबसे बृहद सारणी की अगर बात करें हम, या किरात्मक समूह को जो टेबल बना हुई सबसे ऊपर कौन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, OIC अम्ल होता है। तो गिनती वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो गिनती बात करेंगे तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूटेन, क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, ठीक है। 1 पर क्या है, OIC एसिड, 1 पर क्या है, OIC एसिड।
सही है, इस पूरे का नाम हो गया है। अब रहेगा ये दोनों, तो पहले बी आता है, पहले एम आता है, पहले आता है बी, तो फिर लिखेंगे हम 3 मैथिल। क्या लिखेंगे हम? 3 मैथिल, हाइफन लगा देंगे। और 3 नंबर पर क्या है? नहीं, 3 ब्रोमो बच्चे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 3 मैथिल, 3 ब्रोमो 3 मैथिल और ब्यूटेन बनोइक एसिड। तो बेटा इसका आईपीसी नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसका आईपीसी नाम जो लिख रखा है बच्चे वो ये लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 3 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन बनोइक एसिड। इसकी अगर हम बात करें तो बेटा गिनती यहाँ से कर लो क्योंकि डबल बॉन्ड लिख रखा है। 1 देखो 1 2 3 4 5 देखो, जबकि इधर 5 6 पे जा रहा है। देखो इधर क्या जा रहा है? 5 6 पे। गिनती वहाँ तक गिनती जहाँ तक गिनती लंबी बैठे। इधर अगर गिनती गिनने तो बेटा 5 हो रही है, जबकि इधर गिनती गिनने तो कितनी हो रही है? 6 हो रही है। तो बेटा गिनती ये करेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे कट कर दो, गिनती जो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, सही है। 6 के लिए क्या लगेगा बच्चा? लगेगा हमारे पास हेक्स। क्या लगेगा? हेक्स। और 2 नंबर पर क्या दे रखा बेटा? 2 नंबर पर क्या दे रखा है? इन। तो बेटा 2 नंबर पर दे रखा है इन, क्या हो जाएगा? हेक्सिन। जबकि 3 नंबर पर क्या दे रखा है? ओल। तो बेटा 3 नंबर पर दे रखा है ओल, सही है। क्या दे रखा है? ओल। इस सबका नाम हो गया। और बेटा 4 नंबर पर जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है? 4 मैथिल। क्या रखा बेटा? लिख रखा है 4 मैथिल। तो बेटा इसके आईपीसी के नाम की अगर हम बात करेंगे तो गिनती यहाँ से होगी 1 2 3 4 है, 5 बैठ रहा है, जबकि यहाँ 5 6 बैठ रहा है। तो गिनती ऐसी करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 4 नंबर पर जो रह गया, 4 नंबर पर क्या रह गया? 4 नंबर पर रह गया हमारे पास 4 मैथिल, यानी 4 नंबर पर रह गया मैथिल। जबकि 6 कार्बन 6 के लगा दिया हमने हेक्स। और 2 नंबर पर क्या है? इन। और 2 नंबर पर क्या है? इन। जबकि 3 नंबर पर क्या है? ओल, ठीक है। तो इसका आईपीसी नाम भी हो गया, ठीक है। तो अब देखो आगे देखो, चारों क्वेश्चन हो गए। आपको इसी लेवल पर क्वेश्चन करके देखो, साफ साफ राइटिंग से बिल्कुल लिखियो इसको अपने कॉपी पे, इसका आईपीसी की सीरीज को लिखियो, फिर उसको इस लेवल पर जाकर लिखियो जिस लेवल में मैंने बना रखा है, फिर उसका आईपीसी नाम इस टाइप से लिखियो आप, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 मिला, निम्नलिखित अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रिया है पे थोड़ी एरर है, मिस्टेक है यहाँ पे, ये लिख रखा है बेटा अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रिया, अभिक्रिया संभव है या नहीं? जो लिख रखी है निम्नलिखित अभिक्रिया, यह अभिक्रिया संभव है या नहीं? तो बेटा ये बेदू रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसमें से आया है। तो बच्चे और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे देखो KBr और Cl, KBr की रिएक्शन किस हो रही है? Cl2 से, और Cl ने इसे क्या कर दिया? Br को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। Br को क्या कर दिया बताओ? विस्थापित कर दिया Br2, Br को विस्थापित कर दिया और Cl खुद जाकर लग गया। तो क्या ये रिएक्शन संभव है या नहीं? तो बच्चे हम पहुंचते हैं बेदुरासान श्रेणी में। बेदुरासान श्रेणी में हम जानते हैं X क्या होता है? हेलोजन फैमिली होती है। X क्या होता है? हेलोजन फैमिली। इसकी जगह होता है बेटा FCl और Br और I। इसके मानक अपचयनिक विभव की, अगर मानक अपचयनिक विभव की बात करेंगे हम, इन दो पर कंपेयर कर रहे हैं, इन दो की ही बात कर लो। इसका मान जो होता है बेटा वो होता है +40, 1.40 वोल्ट। इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है वो होता है +1.40, जबकि इसका मान जो होता है Br का मान वो होता है, इसका मान होता है बच्चे E0 होता है +1.09 वोल्ट, 09 वोल्ट। तो बेटा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना ज़्यादा प्लस में ज़्यादा होगा, जिस धातु या अधातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना ज़्यादा प्लस में होगा वह उतनी ही प्रबल क्या होंगी? ऑक्सीकारक होंगी। तो प्रबल ऑक्सीकारक की बात करेंगे तो बेटा प्रबल ऑक्सीकारक की अगर बात करें तो इन दोनों, इसमें Br में और Cl में, तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो प्रबल ऑक्सीकारक है क्लोरीन। प्रबल ऑक्सीकारक क्या है? क्लोरीन। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है 2KBr की रिएक्शन किससे हो रही है? Cl2 से। तो बेटा ये क्या है? ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो Br क्या कर देगा? Br कर देगा विस्थापित, विस्थापित कर देगा तो बेटा क्या बन जाएगा? KCl, KCl साथ में क्या बन जाएगा? Br2, क्या बन जाएगा? Br2, ठीक है। तो बच्चे रिएक्शन संभव है। अब हम लिख देंगे निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है नहीं, कारण से बताइए। तो हम लिखेंगे बेदू रासायनिक श्रेणी के अंदर, बेदू, अब लिखने की कंडीशन क्या है? देखो ऐसे लिखा जाएगा, बेदू रासायनिक श्रेणी के अंदर जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना प्लस में ज़्यादा होता है, यानी जितना ज़्यादा धनात्मक होता है, वह उतनी ही प्रबल ऑक्सीकारक होती है, वह उतनी ही प्रबल क्या होती है? ऑक्सीकारक होती है। तो Br का मानक, Br का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.09 वोल्ट से क्लोरीन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव +1.40 वोल्ट ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन Br के कर देगी? विस्थापित कर देगी, अर्थात समीकरण संभव है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगले सवाल पहुंचते हैं। देखो है जगह बनाते हैं, अगले सवाल पहुंचते हैं। देखो ये सवाल हो गया है।
अब पहुंचते हैं सेकंड सवाल पे। निम्नलिखित अभिक्रिया में ए तथा बी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में ए तथा बी की पहचान कीजिए, जबकि मैंने टाइपिंग में सी भी कर दिया बेटा। ए कौन है, ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है और बच्चे सी का नाम क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कर कैसे समीकरण। देखो ये लिख रखी है अभिक्रिया फिनोल। सबसे पहले क्या लिख रखा है बच्चे, ये लिख रखा है फिनोल। ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया करा रहे हैं हम जेड से। किससे करा रहे हैं, जेड से। सही है, कहाँ पर, आसमन। आसमन, आसमन जो होता है बेटा, हो से जल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे आप ओ और यहाँ से निकालोगे आप जेड एन, तो यहाँ निकल जाएगा बेटा जेड एन ओ। जेड एन ओ आ जाएगा तो बेटा यहाँ बन का आ जाएगा बेंजीन। क्या बन का आ जाएगा, यहाँ बन का, देखो बेंजीन। तो बेटा ए जो है ना, ये क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम रख दिया हमने ए। तो ए कौन है, ए की पहचान करेंगे तो बेटा ए क्या है, ए बेंजीन है। ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया जेडन चूड़ के साथ करते हैं, आसमन की उपस्थिति में आसमन करते हैं, यानी कि फिनोल का आसमन जेडन से करते हैं तो बेटा बेंजीन प्राप्त होती है। तो ए कौन है, ए की पहचान क्या होगी, ए जो होगी बेंजीन हो गई। ठीक है, ए कौन है, ए का नाम क्या बच्चे, ये हमारे पास बेंजीन, ए का नाम क्या है, बेंजीन। अब इस बेंजीन की अभिक्रिया बच्चे, इस बेंजीन की अभिक्रिया कह रहा है वो हम करा रहे हैं CH3I से, CH3I से और बच्चा निर्जल AlCl3। तो मेरे दोस्त निर्जल देखो बिल्कुल फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया लग गई, बिल्कुल फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया आपके सामने आ गई। सही है, फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अभिक्रिया मेथिल हैलाइड के साथ और निर्जल AlCl3 को उपस्थिति में करते हैं तो बेटा फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया लग रही है बेटा, यहाँ पे लग रही है फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया। यहाँ से निकालेंगे इसका H, सही है, यहाँ से निकलेगा I तो यहाँ निकल जाएगा बेटा HI निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास टाउलिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH3, क्या आ जाएगा CH3। सही है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारे पास टाउलिन। ठीक है, ये क्या आ गई, ये टाउलिन बन गई। ठीक है, अब कह रहा है कि बी का नाम क्या है, तो बेटा बी का नाम जो है, ए का नाम क्या था, ए का नाम था बेंजीन, जबकि बी का नाम क्या है, टाउलिन। सही है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ पर अगर बात करेंगे ए बेंजीन जो बनी है तो वो आसमन हो रहा है, जेड ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, बेंजीन बना दी। क्योंकि यहाँ से आपको बात करेंगे तो बेटा निर्जल AlCl3 लिख रखा है। निर्जल AlCl3 का मतलब ये फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया लगेगी, यहाँ पे मैथिल जाएगा बेंजीन के पास और हो से निकालेगा HI निकल जाएगा तो बेटा यहाँ क्या आ गया, बी नंबर पर आ गया टाउलिन। और टाउलिन का फिर क्या रहा है, वो टाउलिन जो है हमारे पास फिर उसने लिख रखा है कि ऊपर KMnO4। ये कैसा होता है, ये क्षार्य होता है बेटे, कैसा होता है ये क्षार्य। देखो क्षार्य KMnO4 हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक के कंपाउंड से, सॉरी डी ब्लॉक के कंपाउंड से दो, एक तो हमारे पास K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट और एक है पोटेशियम, और दूसरा हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट। सही है, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोम, सॉरी K2Cr2O7 जो होता है उसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा जो होता है KMnO4 उसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो बेटा ये पोटेशियम परमैंगनेट दे रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट हो गए या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गए, उनकी उपस्थिति में हमेशा क्या होता है, हमेशा बच्चे ऑक्सीकरण होता है। तो देखो ऑक्सीकरण करेंगे, इससे क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो बेटा ये करा रहा है आपको, जब आपका B1 का आ जाएगा, आपका जब B1 का आएगा तो उसका क्या करना है हमें, उसका करना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करेंगे तो बेटा यहाँ से निकालेंगे H, क्या निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे H, यहाँ से निकालेंगे O, तो निकल जाएगा बेटा H2O। क्या निकल जाएगा H2O, 2 H निकल गए, एक H रह जाएगा, लेकिन 2 O जो पहुंचेंगे COOH, ये बन जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। O की अगर बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन ये निकल गया, जबकि 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, तो यहाँ गुणा कितने मार देंगे, यहाँ गुणा मार देंगे हम 3 से। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ध्यान रखना क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जो होता है वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो बेटा इस जो बी प्रोडक्ट जो आया है, बी प्रोडक्ट का क्या हो गया, ऑक्सीकरण से क्या आ गया हमारे पास सी प्रोडक्ट। तो देखो कह रहा है ABC की पहचान करो, तो ए की अगर पहचान करेंगे तो ए क्या बन का आया बच्चे, बेंजीन, ए क्या बन का आया बेंजीन, जबकि बी का बन का आया, बी बन का आया हमारे पास टाउलिन, जबकि सी का बन का आया, सी बन का आया हमारे पास बेंजोइक अम्ल। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, सी का बन का आया हमारे पास बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, अगले सवाल की अगर आप बात करेंगे, सही है, पहले यहाँ पे जगह बनाते हैं, थोड़ा रफ करते हैं इसको। देखो कह रहा है उप सहसंयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक लग रखा बेटा उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक, सही है। साथ में लिख रखा है द्विक लवण, क्या लिख रखा है, द्विक लवण। इसमें अंतर बताना आपको, इसमें क्या बताना आपको, अंतर बताना है। ठीक है, तो बेटा कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं संकुल यौगिक, इसको भी ये भी बोलते हैं हम इसको बोल देते हैं बेटा संकुल यौगिक। देखो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंडेंसेशन क्या है, संकुल यौगिक, सही है। और इसको बोलते हैं बेटा डबल साल्ट यानी कि द्विक लवण। ठीक है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, सवाल ये आ गया हमारे पास तीसरे का गया कि उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर होता है। तो बच्चे पहला अंतर आप ये लिखोगे कि संकुल यौगिक जो भी होते हैं उनको बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। देखो
ये मैंने एक संकुल यौगिक मान लिया। संकुल यौगिक को जल में घोलने पर, संकुल यौगिक को जल में घोलने पर कभी भी ये आयनों में डिजोल्व नहीं होते हैं। कभी भी आयनों में क्या होते हैं बताओ, डिजोल्व नहीं होते हैं। सही है, -4 और यहाँ पे 4 प्लस मान लेंगे। जबकि जो द्विग लवण का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बेटा एक तो है मोहल लवण, क्या है मोहल लवण, और एक होता है हमारे पास पोटास एलम। पोटास एलम, पोटास एलम की अगर बात करेंगे, पोटास एलम, पोटास एलम को बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी सूत्र होता है बेटा K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O इंटू 24H2O। अगर हम इसको जल में घोल लें तो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, तो बन जाएगा K प्लस SO4 माइनस का 2, एल्युमिनियम प्लस का 3 और SO4 माइनस का 2। सही है, प्लस H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, प्लस OH नेगेटिव। तो बेटा देखो द्विग लवण, अब हम बात करेंगे, देखो ये हमने एग्जाम्पल मान लिया। द्विग लवण के एग्जाम्पल एक होता है मोह लवण, एक होता है पोटास एलम। जबकि संकुल यौगिक के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम कहते हैं कि संकुल यौगिक को, जिसको हम उप सह संयोजक यौगिक बोलते हैं, संकुल यौगिक का कभी जल में संकुल यौगिक कभी जल में आयनीकृत नहीं होता। पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे कि संकुल यौगिक जल में आयनीकृत नहीं होता, जबकि द्विग लवण जल में आयनीकृत हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे कि संकुल यौगिक क्रिस्टल अवस्था में, दूसरा पॉइंट देखो, संकुल यौगिक क्रिस्टल अवस्था में और जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, जबकि द्विग लवण जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, संकुल यौगिक में उप सह संयोजक यौगिक होता है धातु तथा लिगेंड्स के मध्य, जबकि द्विग लवण के अंदर, द्विग लवण में विद्युत सहसंयोजी अवन, जिसको हम आयनिक अवन बोलते हैं, हो पाया जाता है। संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक की बात करेंगे, चौथा पॉइंट देखो, संकुल यौगिक में आयनिक अवन नहीं पाया जाता और कोऑर्डिनेशन अवन पाया जाता है, और जबकि कोवैलेंट अवन भी क्या होता है, पाया जाता है। जबकि द्विग लवण के अंदर केवल आयनिक अवन पाया जाता है। आप इस लेवल पर इसकी क्या लिखोगे, आप लैंग्वेज लिखोगे। ठीक है, ये तो हो गया, कंडीशन आ गया। अब पहुंचते हैं बेटा अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या रहा है बच्चे, देखो अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है बेटा संक्रमण तत्वों के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके लक्षणों क्या करना, हमें स्पष्ट करना है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो कह रहा है संक्रमण तत्व के लक्षण बताओ। तो बच्चे पहला लक्षण तो आप ये लिखोगे कि सभी संक्रमण तत्व, सही है, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, जिनको जो विद्युत तथा उसमें क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, परंतु मरकरी अब बात को छोड़कर। अगले नंबर 2 पॉइंट की बात करेंगे तो सभी संकुल यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, सभी संकुल यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तीसरी बात करेंगे, संकुल यौगिक में जो तत्व होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व जिसको बोलते हैं, संकुल यौगिक में जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, वो परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। सही है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सभी संक्रमण तत्व रंगीन तथा रंगहीन यौगिक बनाने की प्रगति भी रखते हैं। 5 पॉइंट की अगर बात करेंगे, सभी संक्रमण तत्व सही है, परिवर्तित ऑक्सीजन संख्या के साथ साथ परिवर्तित संयुक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो बेटा 5 पॉइंट बोल दिए हमने। अब पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो आ गया वो 3 नंबर का सवाल होगा, यानी कि क्वेश्चन जो 4 होगा हमारे पास प्रत्येक, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, आ, खा, गा और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कै, खे, गे और घे, क्या होंगे। तो बेटा एक सवाल जो आएगा बच्चे 4 नंबर, चौथा सवाल जो आएगा, एक सवाल जो आएगा 3 नंबर का, यानी कि जो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर देखा जाएगा, हम 12 नंबर देखा जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन 4 का जो है क्या प्रश्न पढ़कर देखते हैं। मतलब प्रश्न में क्या लिख रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट के पश्चात किसी पदार्थ की सांद्रता अपनी है, लिखा होना चाहिए था अपनी, किसी पदार्थ की सांद्रता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता कितनी रहती है, 90% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थान की गणना करनी है। ठीक है, तो बच्चे
केमिकल काइनेटिक्स से सवाल दे रखा है इसने जो लिख रखा है वो है, सवाल में जो लिख रखा है बच्चे वो केमिकल काइनेटिक्स है। और केमिकल काइनेटिक्स में जो है वो रखा है पीड़ितन कोटि की अभिक्रिया, पीड़ितन कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलन समीकरण स्थापित करते हैं, जो कि समाकलन स्थापित करते हैं वो क्या होता है बेटा, वो समीकरण क्या होती है, k बराबर 2.303 अपॉन में t log बेस 10 अभिकारक की सांद्रता और बटे उत्पाद की सांद्रता, ये क्या होती है, पीड़ितन कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण होता है। ठीक है, तो इसको हम इस समीकरण को अप्लाई करके इसके बेग स्थिरांक क्या करते हैं, बताओ बेग स्थिरांक क्या करेंगे, बताओ गणना करेंगे। ठीक है, तो सवाल को देखो कैसे करते हैं, देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं। तो बच्चे आपने स्टार्टिंग में जो होते हैं क्या होते हैं, वो अभिकारक होते हैं, बनते क्या है, वो बनते हैं बच्चे प्रोडक्ट, क्या बनते हैं, वो बनते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। आगे देखो प्रारंभ की बात करेंगे, टी का मान अगर हम कितना 0 मिनट रख देंगे, कितना रख देंगे 0 मिनट, तो बेटा इसकी जो सांद्रता दे रखी है, आर की जो सांद्रता दे रखी है उसको प्रारंभ सांद्रता को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रारंभ सांद्रता को मान लो आपकी सांद्रता देखिए वो देखिए आर नोट मान लो, यानी कि प्रारंभ सांद्रता क्या मान ली हमने, आर नोट। वो कितनी होती है, प्रारंभ सांद्रता पूरी मान लो बेटा, यहाँ कितनी लिख रही है, लिख रही है 99%, तो प्रारंभ सांद्रता कितनी होगी बच्चे, वो मान लेंगे हम 100%, कितनी मान लेंगे 100%। प्रोडक्ट कितना मानेगा 0। क्या रहा है टाइम, टाइम क्या रहा है 100 मिनट में, कितने मिनट में, 100 मिनट में। टाइम क्या रहा है बताओ, वो कह रहा है 100 मिनट पश्चात, 100 मिनट पश्चात अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 99% पूर्ण हो जाती है। तो बेटा x का मान जो ये पूर्ण कितना हो गया, ये हो गया बेटा 99% क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। तो बेटा रह कितनी गई, अंतिम सांद्रता कितनी रह गई, तो बच्चे थी कितनी 100, उसमें से कितनी चली गई 99, तो कितनी रह जाएगी बताओ 1%, कितनी रह जाएगी 1%। तब क्या रहा है, तब क्या रहा है बेटा बेग स्थिरांक करनी है हमें, बेग स्थिरांक करनी है हमें, गणना करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, बेग स्थिरांक करनी है हमें, गणना करनी है। देखो पीड़ितन कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण जो होता है वो होता है k बराबर 2.303 अपॉन में t, सही है, k बराबर 2.303 अपॉन में t log बेस 10 अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता, सही है। तो k का मान अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.303, t का मान कितना रखा, t का मान रखा बेटा 100, कितना रखा है 100, log बेस 10, आर नोट का मान कितना रखा, वो रखा है 100, जबकि आर का मान कितना रखा, वो रखा है 1, सही है। के की अगर हम बात करेंगे तो 2.303 अपॉन में कितना 100, log बेस 10, log 100 का मान जो होता है बच्चे, log 100 का मान जो होता है वो होता है 2, log 100 का मान कितना होता है 2 होता है। तो के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2.303 और गुणा में 2 बटे में कितना 100, गुणा करेंगे 3 2 6 0 6 4 पॉइंट बटे में कितना 100, सही है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे, हमारे पास जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो, तो टोटल जीरो कितने होंगे 5, तो बेटा 5 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। तो संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, ये अब मैंने कितनी संख्या बना दी, 5 संख्या बना ली, जीरो मैंने तो खुद बना लिया, कितनी संख्या होगी 5, तो बेटा 5 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे आप यहाँ पे, सही है। 5 संख्या बाद पॉइंट हमने क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया। तो बेटा के का मान जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 0.046 और है आ गया बेटा मिनट इनवर्स, क्या आ गया मिनट इनवर्स, सही है बच्चे। तो बताओ तो कह रहा है कि अभिक्रिया का बेग स्थिरांक गणना करो, तो बेटा अभिक्रिया का बेग स्थिरांक जो आ गया वो कितना आ गया 0.046 मिनट इनवर्स, सही है। अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे, देखो इसको है पर रफ करते हैं, जगह बनाते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी कि EAN ज्ञात करने हैं हमें, सही है। निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों के प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो बेटा पहला जो लिख रखा है वो सवाल लिख रखा है वो है हमारे पास K4FeCN का होल 6 में क्या निकालना, हमें निकालना है EAN। बेटा EAN निकालने के लिए फार्मूला होता है, EAN बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है EAN की फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये डिपेंड किस पे करता है, इसका फार्मूला होता है बेटा Z, और Z क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणा CN नंबर 2 गुणा CN नंबर, ठीक है। तो बच्चे K4FeCN को होल 6 में EN की अगर बात करेंगे तो बेटा Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो 26 होता है। ऑक्सीजन नंबर की बात करेंगे तो बेटा वो निकल गई प्लस की 2, निकाल दो। ऑक्सीजन संख्या आपने सीखी होगी, निकाल रखी होगी आपने। तो बेटा Fe की जो ऑक्सीजन संख्या आ गई ना कि प्लस की 2 आ गई, और 2 गुणा
CN का वहाँ कितना रखा बच्चे, वो होता है सॉरी कितने लिगेंड्स है बच्चे, ये CN जो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स यानी कि एक दंतुक है, तो एक लॉन्ग पेयर देगा तो 6 मिले कितने लॉन्ग पेयर देंगे, 6 लॉन्ग पेयर देंगे। तो बेटा CN नंबर जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 माइनस का 2 और प्लस का 12, 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 24 हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा आ जाएगा 36। तो बेटा K4FeCN में EAN नंबर यानी कि Fe का जो EAN नंबर कितना आ गया, वो कितना आ गया 36, कितना आ गया 36। तो इसका आंसर कितना आ गया 36। अगली अगर बात करेंगे दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो सवाल लिख रखा है बच्चे AgNS3 का होल ट्वाइस और बाहर लिख रखा है बच्चे Cl, क्या लिख रखा है Cl। तो EAN नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 गुणा CN नंबर, 2 गुणा CN नंबर, सही है। सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1, क्योंकि इसकी होती है 0, अमीन है, अमीन की होती है 0 होती है, इसकी होती है -1, तो बेटा यहाँ आ जाएगी -1, ठीक है, सॉरी +1। तो बेटा ये इसकी होती है +1 और 2 गुणा CN, जो CN नंबर कितना आ जाएगा, क्योंकि एमीन जो होता है वो एक दंतु होते हैं, कितने अमीन लगों में, 2 अमीन लगों में, तो कितने हो जाएंगे, 2 दंतु हो जाएंगे। तो बेटा कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2, यानी CN नंबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो है करेंगे तो 46 आ जाएगा, प्लस माइनस 47 में से 1 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, तो बेटा है कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। अगले की अगर हम बात करेंगे, देखो थर्ड की अगर बात करें, थर्ड में जो लिख रखा है वो लिख रखा बेटे K2 देखो Hg(I4) तो हम EAN नंबर निकालेंगे किसका, मरकरी का EAN नंबर निकालेंगे, मरकरी का EAN नंबर निकालेंगे तो बेटा Z क्या लिख रखा होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 गुणा CN, 2 गुणा क्या होता है CN, 2 गुणा CN। तो बेटा मरकरी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 80 होता है, माइनस ऑक्सीजन नंबर की बात करेंगे, आयोडीन की होती है -1, इसकी होती है +2। तो कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे हैं निकालेंगे तो सिल्वर की वो सॉरी मरकरी की जो ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी +2 और 2 गुणा CN कितना आ जाएगा, आयोडीन जो होता है एक दंतु होता है, तो एक आयोडीन मिलकर 2 लोंग पर एक आयोडीन होता है मोनोडेंटेड यानी कि एक दंतु, तो 4 जो हो जाएंगे, एक दंतु 1 लोंग पर देगा, 4 जो हो जाएंगे तो 4 लोंग पर देंगे, तो बेटा CN नंबर कितना आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा, सही है। हम बात करेंगे तो 80 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 8, तो बच्चे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा EAN नंबर जो आ जाएगा, EAN नंबर जो आ गया, देखो EAN नंबर जो आ गया किसका, मरकरी का EAN नंबर जो आ गया बच्चे वो आ गया 80 माइनस का 2 प्लस का 8 है, आ जाएगा 78 प्लस का 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, हाँ आ जाएगा हमारे पास 86, सही है। तो बच्चे देखो ये वाला सवाल भी हो गया है। K4FeCN का होल 6 में EAN नंबर कितना आया 36, K4Hg(I4) में कितना आया 86, जबकि इसमें कितना आ गया AgNS3 का होल ट्वाइस में कितना आ गया बच्चे, इसमें आ गया हमारे पास कितना निकल का आया 50, कितना आ गया इसमें आ गया बच्चे 50, ठीक है, ओ भाई लिख जा, इसमें कितना आ गया 50, ठीक है। दोनों बात हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे हम, इस क्वेश्चन की बात थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर रफ बनाते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। देखो कह रहा है DNA तथा RNA में अंतर इफेक्ट कीजिए। एक तरफ लिखो आप DNA, क्या लिखना आप तरफ को आपको DNA, और एक तरफ क्या लिखना आपको लिखना RNA। तो बेटा DNA में पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, DNA में डीऑक्सीराइबोसक्रा पाई जाती है, जबकि RNA में राइबोसक्रा पाई जाती है, सही है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, DNA द्विकुंडलित होता है, DNA कितना होता है द्विकुंडलित होता है, जबकि RNA क्या होता है, RNA होता है बच्चे एक कुंडलित होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, DNA में एडेनिन, गाउमिन, साइटोसिन और थायमिन, नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं, जबकि RNA में एडेनिन, गाउमिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षार पाए जाते हैं। 5वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो बेटा DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता, जबकि RNA में यूरेसिल पाया जाता है, सही है। छठे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, DNA फिंगरप्रिंट का कार्य करता है, DNA किससे कार्य करता है, फिंगरप्रिंटिंग का कार्य करता है, अर्थात DNA क्या है एक अनुवांशिक पदार्थ है,
छठे पॉइंट में लिखवा रहे हैं हम, डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो आप 6 के 6 पॉइंट इतने लिख दो, आप कम से कम 4 पॉइंट लिख दो, क्योंकि कितने नंबर में सवाल, डीएनए तथा आरएनए में अंतर जो लिख रखा है कितने नंबर में, 3 नंबर में, तो आप कम से कम आपको 4th लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। 5 नंबर पर बात करेंगे हम, अगले सवाल पर पहुंचते हैं, इसको रफ करते हैं। देखो कीटोन का ग्रेनाड अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा तृतीयक अल्कोहल बनाने की समीकरण लिखनी है आपको, ठीक है। तो बेटा कीटोन का जो फार्मूला हो गया बच्चे, कीटोन जो होता है वो होता है COO, ये कीटोन हो गया, क्या हो गया कीटोन। इधर भी क्या होना चाहिए CH3, इधर भी क्या बताओ CH3। तो बेटा ये जो हो गया इसको बोलेंगे, ये जो लिख रखा है बच्चे ये हमारे पास एसीटोन, क्या लिख रखा है, ये हमारे पास एसीटोन। और एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, CH3CO CH3, ठीक है, ये लिख रखा है एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया किससे करानी है मुझे, कीटोन जिसको हमने बोला एसीटोन, एसीटोन की अभिक्रिया किससे करानी, ग्रेनाड अभिकर्मक से। तो बेटा ग्रेनाड अभिकर्मक ये मान लो एक CH3 MgBr, मैंने ग्रेनाड अभिकर्मक मान लिया, ठीक है। और भी हो सकता है, ग्रेनाड अभिकर्मक का फार्मूला जो होता है बच्चे वो होता है R। देखो ग्रेनाड अभिकर्मक के फार्मूले की बात करेंगे तो बच्चे वो होता है RMgX, R की जगह आप मान लो एथिल मैथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ ही मान लो, एक्स जगह फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ ही मानो आप, और इसी लेवल पर आपका क्या बन जाएगा, ग्रेनाड अभिकर्मक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो मान रखा है इस जगह मैंने मान लिया CH3 और बेटे Mg और है मान लिया मैंने Br, ठीक है। ये मैंने एक ग्रेनाड अभिकर्मक का क्या बना लिया, मैंने फार्मूला बना लिया, ठीक है। कीटोन की अगर बात करेंगे तो बेटे कीटोन का फार्मूला होता है CH3CO और CH3। किसकी उपस्थिति में बात करते हैं बच्चे, ये होता है हमारे पास ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में बात करेंगे तो बच्चे यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस वाला जो प्लस वाला जो पहुंचेगा किसके पास पहुंचेगा, माइनस वाले के पास, और माइनस वाला किसके पास पहुंचेगा, प्लस वाले के पास। तो बेटा कंडीशन बन के आ जाएगी हमारे पास CH3CO, O के साथ कौन आगा, O के साथ आगा बेटा MgBr, जबकि C के साथ कौन आगा C के साथ कौन आगा CH3, साथ में CH3, ठीक है। फिर कराएंगे इसका अपचयन, क्या कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे, अपचयन नहीं से करा दो, अब जल अपहरण करा दो, क्या कराते हैं, जल अपहरण कराएंगे। जल अपहरण की बात करेंगे तो HOH से रिएक्शन कराएंगे, जबकि उपस्थिति किसकी होगी, H+ की उपस्थिति होगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ से जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा ये H2O, सही है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। Mg के साथ पहले से कौन लिखा हुआ है बेटा Br, और साथ में कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा OH, कौन आ जाएगा OH, जबकि H किसके पास जाएगा बच्चे, H जाएगा इसके पास, O के पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ का लिख रखा है C, यहाँ भी देखो नीचे क्या है, यहाँ लिख रखा है बच्चे C, और नीचे भी क्या है CH3 प्लस, ये लिख रखा है बेटा C, नीचे लिख रखा है CH3, इधर भी क्या लिख रखा है CH3, इधर भी क्या लिख रखा है CH3, ऊपर क्या आ गया O, और O के साथ कौन आएगा H, तो क्या आ जाएगा H। तो बेटा देखो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास तृतीयक, क्या बन गया तृतीयक, इसका नाम देखो, इसका नाम है तृतीयक, और इस पूरे का नाम जो लिख रखा है, इस पूरे का नाम, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो बच्चे देखो सवाल, अगर आपके क्वेश्चन ने क्या कहा, आपके क्वेश्चन ने बोला था कि बेटा कीटोन पर ग्रेनाड अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा तृतीयक अल्कोहल बनाने की केवल समीकरण लिखकर दिखानी है आपको, क्या लिखनी है समीकरण। तो बेटा ये लिख रखा है कीटोन, जिसका कीटोन में कौन सी स्थिति ले ली हमने, कीटोन में ले लिया हमने एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया कैसे कराई है, एसीटोन की अभिक्रिया जो कराई है हमने, एसीटोन की अभिक्रिया कराई है हमने ग्रेनाड अभिकर्मक से, किसे कराई है, ग्रेनाड अभिकर्मक से। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो बेटा मध्यम प्रोडक्ट कौन सा आ गया, वो ये बन का आ गया। उससे क्या कराया मैंने, उससे कराया था HOH से अभिक्रिया, HOH से अभिक्रिया यानी कि जल अपघटन करा रहे हैं। तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा OH, यहाँ से निकल जाएगा MgBr, तो Mg के साथ Br भी आ गया, OH भी आ गया, ठीक है। साथ में ये वाला H किसके पास पहुंचेगा, ये H पहुंचेगा इसके पास, O के पास, तो ये आ जाएगा बेटा बन गया हमारा प्रोडक्ट तृतीय अल्कोहल। तो वो क्या रहा है, कीटोन पर ग्रेनाड अभिकर्मक, कीटोन की अभिक्रिया ग्रेनाड अभिकर्मक से करने पर क्या बनाना हमें, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनाना, यानी कि तृतीयक अल्कोहल बनाना था, ठीक है। तो तृतीय अल्कोहल क्या बन का आ गया, ये बन का आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं, 4 सवाल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, 5 में पहुंचते हैं। 5वें सवाल पर क्या रहा है वो, Zn+2 लवण Zn+2, देखो Zn+2 साथ में लिख रखा बेटा इस जगह, देखो ये लिख रखा समीकरण नहीं, Zn+2 लवण रंगीन होते हैं, जबकि Na+2 लवण रंगीन होते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक ये है कि इससे बोलेगा रंगहीन,
रंगहीन, रंगहीन कलरलेस। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे Zn+2 कह रहा है वो हो गया रंगहीन, रंगहीन, जबकि Ni+2 कैसे होते हैं रंगीन। ठीक है, कह रहा है Zn+2 आयन जो होगा वो रंगहीन होगा, जबकि Ni+2 आयन जो होगा रंगीन होगा। लवण रंगीन होते हैं क्यों? Zn+2 लवण रंगहीन होते हैं, जबकि Ni+2 लवण रंगहीन होते हैं क्यों? ठीक है, तो बच्चे देखते हैं, बताओ। देखो Zn का परमाणु क्रमांक की अगर बात करेंगे, Zn का परमाणु क्रमांक होता है बच्चे 30, परमाणु क्रमांक होता कितना होता है 30। अगर हम इलेक्ट्रॉन मास की बात करेंगे तो बेटा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d कितना 10। जिसकी बाहरी कोश में, जिस डी बॉक्स की बाहरी कोश में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, सभी कैसे इलेक्ट्रॉन आ जाए, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित आ जाए। जैसे कि इस पे डी पे कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बच्चे किसी भी डी ब्लॉक के किसी भी आयन पर, डी ब्लॉक के किसी भी आयन पर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, कैसे इलेक्ट्रॉन आ जाए, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उन कंपाउंड्स की उनके जो तत्व हैं उनके जो कंपाउंड्स बनेंगे, यानी कि उन परमाणु के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, यानी कि कलर लेस होंगे। तो बच्चे इसमें एन का मान यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान कितना बताओ 0। जिसके पास एन का मान कितना आ जाए 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाए 0 आ जाए, तो वो आयन, उन आयनों के जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होते हैं, वो बच्चे होते हैं रंगहीन, यानी कि कलर लेस। तो क्या कारण है? तो बेटा कारण यह है क्योंकि Zn+2 पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसलिए कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। इसके लवण कैसे होते हैं बच्चे, रंगीन होते हैं, जबकि Ni+2 लवण रंगहीन होते हैं। कैसे? तो बच्चे देखते हैं Ni की बात करेंगे तो प्लस का 2 हो गया, इसका होता है परमाणु क्रमांक 28। तो बाहरी में बात करेंगे तो बेटा बन कागज का 1s2 2s2 यानी कि कंडीशन हम बना कर लेके चलेंगे, तो लास्ट में आएगा बच्चे 3d8। कितना आएगा 3d8। 8 की अगर हम बात करें बॉक्स बनाएंगे तो कितने बॉक्स बनेंगे बच्चे, 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 5 बॉक्स। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमें डी पे इलेक्ट्रॉन भरने हमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। तो बेटे एन का मान कितना आ रहा है, जगह एन का मान आ रहा है बच्चे 2, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है निकल पर, निकल +2 पर वो है 2। किसी भी परमाणु पर, किसी भी परमाणु या आयन पर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कुछ भी बनकर आ रही है, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ रही है, तो बेटा उसके जो लवण बनेंगे, उसके जो लवण होते हैं यानी उनके जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होंगे, वो रंगीन होंगे। रंगीन बोला तो कलरफुल होंगे। ठीक है, तो बेटा क्या, अब देखो सवाल पर पढ़ कर देखते हैं। Zn+2 लवण रंगहीन होते हैं, जबकि Ni+2 आयन कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। क्यों? क्योंकि Zn+2 जो आयन है उस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होता है, इसलिए उसके जो लवण होते हैं वो रंगहीन होते हैं। जबकि निकल +2 आयन जो होता है उस पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह रंगीन होता है, यानी कलरफुल होता है। ठीक है, अगले सवाल पर बात करेंगे। इसके ही 2 सवाल दे रखे हैं क्योंकि 4 नंबर में सवाल है, आपको ये लिखना होगा। देखो इसकी अगर बात करते हैं बेटा Fe+2 तथा Fe+3, एक लिख रखा बच्चे Fe+2 और एक लिख रखा बच्चे Fe+3 में अधिक अनुचुंबकीय कौन होगा, में से कौन अधिक अनुचुंबकीय कौन होगा, अधिक अनुचुंबकीय कौन होगा, जिस पर एन का मान ज्यादा आ जाए, जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा आ जाए, जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा आ जाएगी वो क्या होगा, अधिक अयुग्मित होगा। ठीक है, तो बेटा इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। करेंगे तो देखो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6 सही है। तो बेटा इसके अगर हम बॉक्स बनाएंगे, डी का बॉक्स बनाएंगे, तो बेटा डी पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, डी पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो बेटा 1 2 3 4 5 6, एन का मान कितना आ रहा है बच्चे 4 आ रहा है। ठीक, एन का मान कितना आ गया 4 आ गया। जबकि इसका इलेक्ट्रॉन मास करेंगे तो बेटा यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है Fe+2 पर, Fe+2 पर 24 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Fe+3 पर कितने इलेक्ट्रॉन है 23 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो बाहरी कोष आएगा बेटा 1s2 और बताइए 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s 3p6 4s0 और 3d5 कितने इलेक्ट्रॉन है
26 में से आप 3 निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 23 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे 26 में से आपने कितने निकाले? 2 निकाले तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। 24 इलेक्ट्रॉन थे, 24 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बना? 3d6। और जब 23 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बना? 3d5। 3d5। बॉक्स की बात करेंगे तो बेटा 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे? 5 बॉक्स। बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। एन का मान कितना आ जाएगा? 5। तो बेटा जिस भी आयन पर जितना ज़्यादा एन का मान आएगा, जितना ज़्यादा एन का मान ज़्यादा आएगा, वह उतने ही चुंबकीय गुण उसका ज़्यादा होगा। चुंबकीय का गुण जो ज़्यादा होगा तो उसका अनुचुंबकीय गुण भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो बेटा Fe+2, Fe+2 तथा Fe+3 में से कौन अधिक अनुचुंबकीय है? तो हम बोलेंगे बच्चे Fe+3 अनुचुंबकीय है। सही है, क्योंकि इसके पास एन का मान कितना आया बच्चे? 5 आया। अगले सवाल में बात करेंगे हम, इसको हटाते हैं। पांचवें का क्या सवाल हो गया है? पांचवें का हमने क्या वाला सवाल कर लिया है, अब करेंगे बेटा हम ख्या वाला सवाल। तो ख्या वाला सवाल जो लिख रखा है बच्चे, वही लिख रखा है। देखो ख्या वाला सवाल जो लिख रखा है बच्चे, वो ये लिख रखा है। ये ख्या वाला सवाल है, यहाँ से यहाँ तक लो, ये ख्या वाला सवाल है। ठीक है, तो कह रहा है 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित अभिक्रिया के सेल के लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में सेल के लिए 298 केल्विन पर, 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए समीकरण लिखिए। निम्नलिखित सेल के लिए समीकरण लिखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो समीकरण क्या लिख रखी है बेटा? समीकरण लिख रखी है Ni। समीकरण लिख रखी है बच्चे Ni सॉलिड के साथ लगा रखा है Ni प्लस के 2। इसका मान दे रखा बच्चे 0.01 m, 0.01 m। फिर लगा रखा लबड़ सेतु। उसके बाद लिख रखा है Cu प्लस के 2, Cu प्लस के 2 0.1 m, 0.1 m। और फिर लिख रखा है Cu। मैं क्या बतानी है? निम्नलिखित सेल के लिए समीकरण लिखनी है। निर्णय समीकरण सवाल है ये, निर्णय समीकरण सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो बेटा निकिल देखो, पहला समीकरण लिख के देखते हैं। रेडॉक्स सभी का लिखते हैं पहले। तो निकिल जो करा रहा है, निकिल से जो हो रहा है वो Ni, निकिल परमाणु से बनना है वो Ni+2 बनना है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लगा देंगे। तो बेटा यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है बच्चे ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर प्लस के 2 एक्वा। ठीक है, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, तो बेटा यहाँ बनना है कॉपर। यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हो रहा है बच्चे रिडक्शन। अब एन का मान देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ये भी सॉलिड अवस्था में है और ये भी सॉलिड अवस्था में। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? काट देंगे। तो बेटा एन का मान कितना आ रहा है? एन का मान आ रहा है सॉलिड, देखो सॉरी निकिल। फिर क्या आएगा हमारे पास? Cu प्लस के 2 एक्वा, Cu प्लस के 2 एक्वा, एरो के बाद Ni प्लस के 2 और प्लस का Cu, इसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एन की अगर बात करेंगे बच्चे, एन का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इस सेल के लिए, निम्नलिखित सेल के लिए आपको समीकरण लिखकर दिखानी है, निर्णय समीकरण। तो बेटा निर्णय समीकरण जो होती है बच्चे, वो होती है हमारे पास EMF बराबर E0 EMF माइनस के 2.303 RT/NF log बेस 10, उत्पाद की सांद्रता, उत्पादक की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, तो बेटा देखो ये हमने समीकरण लिखा दी, निर्णय समीकरण लिखा दी। अब सवाल आगे बोल रहा है, सवाल ने कहा है कि EMF की, जबकि आपको EMF ई सेल का दे रखा है कितना, नहीं आपका EMF दे रखा 0.59, जबकि आपको EMF आपको क्या करना बताओ? निकालना है। ठीक है, EMF क्या करना आपको? निकालना है। तो बेटा इसका मान दे रखा है 0. आपको दे रखा है, ठीक है, आपको ई सेल दे रखा है। चलो यहाँ पे आपका E0 नहीं, खाली ई सेल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ई सेल का मान निकालना आपको। तो बच्चे आपको EMF का मान निकालना है, तो इसका मान कितना रखा? E0 सेल का मान रखा 0.59 वोल्ट। तो 0.59 माइनस का 2.303 गुणा में आर का मान रखो। आर का मान होता है 0.821। आर का मान होता है बेटा 0.0821 और टेम्परेचर होता है वो होता 300 केल्विन। सही है। एन का मान निकाल लिया हमने 2 और एफ का मान आता बेटा होता है 96500। कितना होता है? 96500 log बेस 10। अभिकारक कौन दे रखा? अभिकारक हमारे पास निकिल। अभिकारक कौन है हमारे पास? निकिल प्लस का 2 और बेटा
उत्पाद कौन है, कॉपर, उत्पाद कौन है हमारे पास, कॉपर, Cu प्लस का 2। अब यहाँ पे देखो ये मैंने छोड़ दिया, Cu भी छोड़ दिया मैंने और निकल भी छोड़ दिया है, तो जो ठोस अवस्था में होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सांद्रता तो जो नापी जाती है वो नापी जाती है हमारे पास बिलियन के अंदर। तो बेटा ये बिलियन में है, तो इसकी सांद्रता हमें क्या करनी पड़ेगा, हमें नापनी पड़ेगी, ठीक है। ये सांद्रता जो ली जाती है वो किसकी जाती है, वो बिलियन की ली जाती है, यानी कि जो जली बिलियन में होता है, क्योंकि जो ठोस अवस्था होता है उसकी सांद्रता नहीं लिखी जाती है, इसलिए उसको कर दिया, हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे 0.59, इसकी सबकी कैलकुलेशन करके अगर हम इसकी सबकी कैलकुलेशन करें तो बच्चा आ जाएगा 0.0 माइनस 0.0295, तो 295 1 296 295 0.0295 295, हाँ 295 आ जाएगा, करेक्ट है 295, 0.06295। आप इसे कैलकुलेशन करके देख लियो आप, 2.30 की गुणा इससे करोगे, इससे करोगे, फिर भाग करोगे इससे, तो बेटा आ जाएगा 0.295। और है रह गया बच्चे हमारे पास लॉग बेस। उत्पाद में निकल का मान कितना रखा है, निकल का जो मान दे रखा बच्चे, हाँ निकल का मान कितना रखा, निकल में दे रखा मान दे रखा 0.01, तो 0.01। और कॉपर का मान जो दे रखा वो कितना रखा है 0.1, कॉपर का मान दे रखा है 0.1। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बच्चे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से जीरो रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, हम नीचे रह जाएगा लगभग 10 की पावर 10, पावर ऊपर जाएगी माइनस में आ जाएगी, तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 0.59 0.0295। बेटा लॉग बेस 10 की पावर माइनस के 1, पावर आ जाएगी शुरू में, लॉग की पावर कायम आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, तो बेटा 0.59 माइनस का 0.0295 और माइनस का 295 0.295 और माइनस का 1 और है रह गया लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 का कितना होता है, 1 होता है, माइनस से गुणा करेंगे इससे, माइनस से गुणा करेंगे इससे तो प्लस हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा EMF बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो EMF बराबर आ जाएगा 0.59 प्लस, देखो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 0.0295। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.59 को जोड़ना है हमें 0.0295 पर, तो बच्चे कितना आ जाएगा 295 पर, ठीक है जीरो मान लो, यहाँ भी जीरो मान लो, तो 5 9 11 6, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा EMF का मान जो आ गया, बच्चे EMF का मान की बात करें तो हमारे पास आ गया 5 9 11 6 0.61 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चे सवाल ने क्या रहा, देखो सवाल स्टार्ट करते हैं। 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित सेल के लिए समीकरण लिखनी है, निम्नलिखित सेल के लिए समीकरण लिखते, समीकरण हमने कौन सी लिख दी, देखो समीकरण हमने ये लिख दी, ठीक है। फिर कह रहा है निकिल Na सॉलिड से Na प्लस 2 एक्वा बना जिसका मान दे रखा 0.01, कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना जिसका मान दे रखा 0.1, ठीक है। तो कह रहा है इसके लिए आपको ई नोट सेल के, इसके लिए आपको ई नोट सेल ई सेल के मान, किसके मान बताइए, कह रहा है EMF की मान, EMF का मान आपको करना है, बताओ निकालना है, जबकि ई नोट सेल का मान आपको जो है ई नोट सेल का मान दे रखा 0.59। तो बेटा EMF का मान हमने निकाला, तो EMF का मान कितना निकल गया 0.61 वोल्ट, जबकि 0.59 वोल्ट किसका मान दे रखा, वो दे रखा हमारे पास, वो दे रखा ई नोट सेल का मान, ई नोट सेल का मान कितना रखा 0.59। तो आपको निर्णय समीकरण का सवाल जब भी आवे, आपको इस समीकरण को आपको बहुत ध्यान से रखना है, इस समीकरण को आप इस लेवल पर जाकर रखोगे, जैसे आप इसको रखोगे, आपको क्या करना है, सेल को इस टाइप से लिखने के बाद आपको रिडॉक्स अभिक्रिया दिखानी है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया दिखानी है, फिर उसमें देखना उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है। उत्पाद की जो एको वाली कंडीशन होती है, यानी कि ये उत्पाद की कौन सी कंडीशन है, ये भी एको कंडीशन है, और उत्पाद की ये भी कौन सी कंडीशन है, ये भी एको कंडीशन है। जो एको वाली कंडीशन होती हैं उनको आप यहाँ पे उत्पाद में और अभिकारक में ले लो और उनके मान दे रखे होते हैं, उन मानों को रखो और कैलकुलेशन कर लो आप, ठीक है। तो बेटा निर्णय समीकरण का जो सवाल होगा वो इस लेवल पे होगा, ठीक है। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, इसको रब करते हैं, जगह बनाते हैं यहाँ पे, देखो सवाल नंबर हम 5 जो क्वेश्चन उसका ग्यारह सवाल करते हैं। 11वां सवाल लिख रखा है ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। देखो सवाल है ये,
सवाल दे रखा है ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम, ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस बिलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। 100.34 डिग्री सेल्सियस जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो देखो बच्चे, ग्लूकोज जो हमने ग्लूकोज की मात्रा रखी है उसको ग्लूकोज W। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। पहले देखो बच्चे, ग्लूकोज जो है हमारे पास, ग्लूकोज C6H12O6, उसको मैंने A मान लिया। ए की जो मात्रा दे रखी है, ए की मात्रा दे रखी है बच्चे, वो कितने रखी है, ए की मात्रा दे रखी है, हमने देंगे WA की मात्रा दे रखी है, वो कितनी रखी है, वो दे रखी है 12 ग्राम। कितनी दे रखी है, 12 ग्राम, ठीक है। जबकि ग्लूकोज का अणुभार जो आगा, एम का मान जो आगा बच्चे आगा, वो आगा 180, 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। और कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम जल में, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O का मान लिया हमने B, और B की जो मात्रा दे रखी है बच्चे, B की मात्रा दे रखी है, वो दे रखी है हमें WB का मान कर लेंगे। मात्रा दे रखी है बच्चे, वो दे रखी है हमारे पास 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन का क्वथनांक जो होता है वो दे रखा है TS, वो दे रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस, 100.34 डिग्री सेल्सियस, सही है। और जबकि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है बच्चे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो होता है वो होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सही है। और हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी जो होता है, डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो टीएस और माइनस के टीबी नोट होता है। टीएस का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 100.34 माइनस का, और टीबी नोट का मान जो दे रखा वो दे रखा है 100। कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे हमारे पास, अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 100 है। देखो टीएस का मान कितना रखा है, टीएस का मान रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस, और जबकि टीबी नोट का मान कितना रखा, वो दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, सही है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 में से 100.34 में से 100 घटाएंगे तो बच्चा यहाँ पता जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 34 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा डेल्टा टीबी का मान जो आ गया, हम है लिखते हैं, देखो डेल्टा टीबी का मान जो आ गया बच्चों, कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 0.34 डिग्री सेल्सियस। डिग्री जगह आप इसकी जगह चाहे आप क्या लिख दो, केल्विन लिख दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट डिग्री सेल्सियस को जब चेंज करते हैं केल्विन से 273 क्या करते हैं हम लगाते हैं, तो 273 आप यहाँ लगाओगे, यहाँ भी 273 लगाओगे, आप 273 आप यहाँ लगाओगे, तो लास्ट में आगे कैलकुलेशन करोगे तो 0.34 केल्विन ही आना है, ठीक है। आप कह रहे हैं बच्चे जल के मोलन उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान क्या करना है, हमें बताओ केबी का मान क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है। केबी का मान निकालना, तो फार्मूला होता है हमारे पास, देखो क्वथनांक का उन्नयन बराबर फार्मूला होता है बच्चे, फार्मूला होता है m बराबर 1000 गुणा केबी गुणा में स्मॉल w बटे में डेल्टा टीबी और गुणा में कैपिटल W, सही है। m का मान दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। किसका मान दे रखा, अणुभार 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे देखते हैं, बराबर 1000 गुणा में केबी का मान क्या करना है, हमें निकालना है, जबकि W ये बच्चे ये A है और ये क्या बताओ, ये हमारे पास B है, और ये भी क्या है, ये भी A है। एम ए का मान रखा है, ए क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की मात्रा जो है एम ए का मान कितना रखा है 180 ग्राम, जबकि डब्ल्यू ए का मान कितना रखा है 12 ग्राम। कितना रखा है 12 ग्राम बटे में डेल्टा टीबी का मान की बात करें, डेल्टा टीबी का मान कितना आ गया 0.34 केल्विन इंटू डब्ल्यू बी का मान की अगर हम बात करेंगे तो बेटा रखा डब्ल्यू बी का मान रखा बच्चे कितना रखा है 100 ग्राम। देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180 ग्राम पर मोल बटे की चीज़ कहाँ पहुँचेगी, गुणा पहुँचेगी, तो गुणा पहुँचेगी तो हमारे पास आ जाएगा 0.34 केल्विन, और बराबर क्या रह गया, 10 तो है रह गया, ये 10 रह गया यहाँ पे क्योंकि 2 जीरो कटे थे, साथ में क्या रह गया केबी, और क्या रह गया यहाँ पे 12, सही है। बटे में आ जाएगा तो बेटा 180 गुणा 0.34, सही है, केल्विन भी रह गया यहाँ पे और ग्राम भी रह गया, बटे में मोल, बटे में क्या रह गया यहाँ पे मोल, और ये गुणा की चीज़ कहाँ में, गुणा की चीज़ आ गई बटे में, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे कितना आ गया 12, बराबर क्या आ गया हमारे पास केबी। तो बच्चे केबी का मान अगर आप निकालोगे तो कैलकुलेशन करोगे, केबी का मान पता आपको क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, दो काट के देखते हैं,
जीरो से जीरो कट गया, सही है, जीरो से क्या कट गया हमारे पास जीरो। 6 कंचा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 गुणा 0.17, सही है क्या रह गया किलो ग्राम और बच्चे मोल इनवर्स, पावर पर चलाएगी ये मोल इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहाँ पर 17 दिया 51, तो बेटा 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 51 किलोग्राम, किलोग्राम और मोल इनवर्स बराबर KB का मान, ग्राम को किलोग्राम बोल दो, ठीक है। तो बच्चे यहाँ जो आ गया आपके पास वो KB का मान कितना आ गया, KB का मान आ गया 0.51 किलो केल्विन किलोग्राम और बच्चे मोल इनवर्स कितना आ गया मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो 4 नंबर में सवाल है बच्चे, 4 नंबर में सवाल है, बड़ा सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो ग्लूकोज का इस लेवल पे एक सवाल बनेगा जरूर। तो कह रहा है ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, इस बिलियन में क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, तब जल के मोलन उन्नत स्थान गणना करनी है, ठीक है। तो आपको जो है सवाल जो रखना है आपको बोर्ड में, आपको करना कैसे बेटा, आपको यह लिखना है आपको प्रश्न नंबर 5 का ज्ञ का उत्तर, प्रश्न नंबर 5 के ज्ञ का उत्तर आपको लिखने के बाद आपको करेक्ट पहले आपको ये उतारना है, फिर आपको ये उतारना है, ठीक है। अगले सवाल बात करते हैं, आगे पहुंचते हैं। देखो निम्नलिखित यौगिक के, छठा सवाल स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिक के IUPAC नाम बताइए, IUPAC नाम बताना है, ठीक है। तो बेटा पहला जो सवाल दे रखा है, पहला जो लिख रखा है बच्चे वो ये लिख रखा है, देखो FeH2O का होल 4, FeH2O का होल 4, Cl2 और साथ में लिख रखा है जगह Br। जबकि दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास Na3 साथ में है FeCN का होल, हाँ FeCN का होल 6। थर्ड की अगर हम बात करेंगे, थर्ड में लिख रखा है बच्चे ZnNH3 का होल 4, NH3 का होल 4 और साथ में लिख रखा है बच्चे SO4। 5 नंबर पर, फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे तो फोर्थ में लिख रखा है CO, फोर्थ में लिख रखा है बराबर देखते हैं CO EN का होल ट्वाइस और साथ में लिख रखा है Cl2 और बाहर लिख रखा है बच्चे Cl। 5वें नंबर पर अगर हम बात 5वें नंबर देखते हैं तो 5वें नंबर लिख रखा है बेटा PT, क्या लिख रखा है देखो 5वें नंबर लिख रखा है PT, सही है, बड़ा ब्रैकेट, PT के साथ लिख रखा है NH3, क्या लिख रखा है NH3, सही है, फिर लिख रखा है Br और फिर लिख रखा है Cl और है लिख रखा है साइनाइड, ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है Br, क्या लिख रखा है Br। सबके क्या निकालना है, सबका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो IUPAC नाम लिख के दिखाते हैं सबका, देखो मार्कर चेंज करते हैं, इसको ये पकड़ते हैं, देखो चलो इसका नाम, इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डाई एक्वा बेटा, डाई एक्वा और डाई क्लोरो आयरन और इसके ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बेटा ऑक्सीजन क्या आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3 और लास्ट में आ जाएगा ब्रोमाइड, क्या आ जाएगा ब्रोमाइड, सही है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, क्या आ जाएगा सोडियम हेक्सासाइनो सोडियम हेक्सासाइनो और फेरेट थर्ड, ठीक है। आपको मैंने IUPAC पर एक जो है स्पेशल वीडियो बना रखी है कि आपको उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे निकलता है, मैंने आपकी एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाकर देखो इस वीडियो को। 1 घंटा अगर आप उस वीडियो पर जाकर अगर लगातार मेहनत कर लोगे तो आपको 1 से लेकर 100 तक कैसी भी IUPAC लिख रखी हूँ मैं, सारी IUPAC आप कर लो कंप्लीट। तो बेटे मैं यहाँ पे सिखाने रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आपको आपका पेपर करा रहा हूँ, डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ उसको सोल्व करा रहा हूँ पेपर को आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट में नाम लिख रहा हूँ, बाकी रूल्स के होते हैं वो आपको वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इसका नाम की बात करेंगे तो बेटा है पाया जाएगा टेट्राएमीन, जिंक और थर्ड आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ बाहर आ जाएगा सल्फेट, क्या आ जाएगा सल्फेट, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो बेटा डाइक्लोरो पहले लिखेगा डाइक्लोरो और इस पर लिखेगा 20 क्योंकि उभयतंतु लिगैंड से, और इसका क्या गया 2 के लिए क्या लेते हैं हमने 20 लिख दिया और इसका नाम हो गया बेटे एथेन बंटू डाइएमीन, ठीक है। बाहर है कोबाल्ट, क्या है
कोबाल्ट, सही है। कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट की संख्या कितनी आ जाएगी, -1 -2 -3 बराबर +3, अर्थात 3 आ जाएगी। साथ में बाहर क्या बताओ, बाहर है हमारे पास क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड। इसके आईपीएस के नाम करेंगे, बात करेंगे तो पहले इसका नाम साइनो, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम एमीन। पहला आगे बेटा एमीन, तो पहला आ जाएगा एमीन, एमीन, सही है। उसके बाद आएगा ब्रोमो, उसके बाद आएगा ब्रोमो, उसके बाद आएगा क्लोरो, फिर आएगा साइनो, साइनो, अमीन, ब्रोमो, क्लोरो, साइनो, और फिर क्या लिख रखा है, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, साइनो, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, सही है। और प्लेटिनियम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बेटा -1 इसकी हो जाएगी, -1 इसकी, -1 इसकी, -1 इसकी, तो बेटा यहाँ पर -1 बराबर हो जाएगा +4, तो बेटा 4 आ जाएगी, 4। और बाहर का लिख रहा है ब्रोमाइड, क्या लिख रखा है, ब्रोमाइड, बाहर का लिख रखा है ब्रोमाइड, ठीक है। तो 6 वाला जो सवाल आएगा आपका क्या होगा, क्या का सवाल में आपको चॉइस है कि आप क्या वाला कर दो, या क्या क्या करना आपको अधो वाला करना। तो मैंने ऊपर वाला सवाल कर दिया, नीचे वालों को नहीं देंगे। कह रहा है प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। तो बेटा आप ना इसके सवाल को, अगर आप इसको चॉइस नहीं कर रहे हैं आप, तो इसको चॉइस करेंगे तो ये बहुत हल्का सवाल है। आपको ग्रेनाइड अभिकर्मक से रिएक्शन करनी है, एक फार्मल्डिहाइड की, एसीटोन की, एसिटाल्डिहाइड की। फार्मल्डिहाइड से प्राथमिक, फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल से, फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको ग्रेनाइड अभिकर्मक से करने पर आपका बनेगा प्राथमिक अल्कोहल, जबकि एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको ग्रेनाइड अभिकर्मक से करने पर आपको बनेगा द्वितीय अल्कोहल। एसीटोन की अभिक्रिया, एसीटोन की अभिक्रिया ग्रेनाइड अभिकर्मक से करने पर आपको बनेगा तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। तो बच्चे आप ये वाला सवाल भी आपको बहुत ईजी है, लेकिन इससे भी ईजी कर बात करेंगे तो बेटा अगर ये 20% ईजी है तो बेटा ये 10% ईजी है, ये बहुत ईजी है। आईपीएस नाम तो आगे आएगा। अब छठे सवाल पे 2 सवाल आते हैं, एक तो आगे हमारे पास क्या, अब देखते हैं इसका ख्या वाला सवाल, ठीक है। ख्या पर जाकर देखते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 रासायनिक समीकरण लिखनी है तथा इसके उपयोगी बताने हैं। तो बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, आप सवाल ये वाला करके देखो, आप इसको करके देखो, कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 रासायनिक समीकरण लिखनी है तथा इसके उपयोगी बताने हैं। पहला आप हम सवाल पकड़ते हैं इतना, देखो सवाल में क्या रहा है बच्चे, इतना सवाल पकड़ते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेटे क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखो ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन को ऊपर क्या लगा देंगे हम, Cl लगा देंगे, बेंजीन को ऊपर क्या लगा देंगे, Cl, ये हमने Cl लगा दिया बेंजीन के ऊपर है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के 2 रासायनिक समीकरण लिखो। तो बेटा देखो मैं लिखता हूँ, देखो क्लोरोबेंजीन, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के बनाने की समीकरण, समीकरण, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनाने की समीकरण, पहली समीकरण जो है आप डायरेक्टली बेंजीन की अभिक्रिया, Cl2 से कर दो और FeCl3 की उपस्थिति में, सही है, के साथ आप हीट कर दो, ऐसे निकलेगा HCl, क्या निकलेगा HCl, साथ में बन जाएगा बच्चे क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर पहली अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया की अगर बात, ये पहले अभिक्रिया मान ली, अगर दूसरा अभिक्रिया की बात करेंगे तो आप दूसरा अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया लगा दो आप। सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है बच्चे, एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से, सोडियम नाइट्राइट तथा HCl 2HCl से, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो ऐसे निकलेगा NaCl, क्या निकलेगा NaCl, और साथ में निकलेगा 2H2O। तो यह बन का आ जाएगा बेटा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, है बन का आ जाएगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे हम HCl से, किससे कराएंगे, HCl से, किसकी उपस्थिति में, CuCl की उपस्थिति में। तो बेटे हैस निकल का है बन जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, साथ में बनेगा N2 और साथ में बनेगा हमारे पास HCl, क्या बनेगा HCl। तो कह रहा है क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेटा एक रासायनिक समीकरण आप बेंजीन की अभिक्रिया, आप डायरेक्टली बेंजीन की अभिक्रिया, आप जो है ना डायरेक्टली बेंजीन की अभिक्रिया कैसे करोगे, तो बेंजीन की अभिक्रिया आप डायरेक्ट कर दो Cl2 से, FeCl2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या आप एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से 2HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की Q+ क्लोराइड की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराएंगे तनु HCl से, तो क्या बनता है बेटा, क्लोरोबेंजीन बनता है। अब बात कर रहा है आगे, देखते हैं इसके
दो उपयोग बताइए, इसके दो उपयोग भी बताइए, इसके दो उपयोग। तो बेटा पहला उपयोग जो हो गया, अगर हम यूज़ की बात करेंगे, दो उपयोग की बात करेंगे, तो बेटा पहला उपयोग जो होता है, आपको हमेशा ये लिखना है प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे हम बोलेंगे औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। थर्ड की अगर हम बात करेंगे, थर्ड नंबर पे डीडीटी, एनटीपी, और क्या बोलते हैं एनालिन, सही है, और बीएचसी आदि यौगिक बनाने में। आपका किसी का भी अगर आपका उपयोग लिखा हो, आप किसी का भी उपयोग लिखा जाएगा, आपको डायरेक्टली एक ही काम करना है बच्चे। पहला पॉइंट ये लिखना है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा उपयोग आपको ये लिखना है कि मेडिसिन बनाने में, यानी कि औषधियाँ बनाने में, यही बात लिखनी है। ठीक है, आगे सवाल पहुँचते हैं। अभी सवाल जो बनाया है वो 2 नंबर का सवाल हो गया। आगे पूछते हैं बच्चे, कह रहा है क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित पर रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करनी है, हमें Cl से करनी है, Cl2 से, फिर किससे करनी है, HNO3 से, फिर से करनी है CH3Cl से। बेटा यहाँ पे Cl और होगा CH3Cl पर। ठीक है, यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, देखो। तो बेटा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसकी, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, मार्कर चेंज करते हैं, देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये मैंने क्लोरोबेंजीन बना लिया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अब करानी है Cl2 से। किससे करानी है, Cl2 से। किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। देखो जैसे भी करा था, FeCl3 की उपस्थिति में कराना करा हमने, तो ऐसे गर्म करें। देखो तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा, HCl, क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो Cl तो है यहाँ पे, Cl तो है, और एक H से निकला तो बेटा Cl आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भी आ जाएगा Cl, या फिर एक प्रोडक्ट हमारा ये बन का आ जाएगा, ये Cl। ये बनता है 20%, जबकि ये कितना बना, ये बना बच्चे 80%। कितना बना, 80%। ठीक है, और मुख्य उत्पाद जो बना है बेटे, मुख्य उत्पादक जो है वो यही है, जो कि ये पैरा बनेगा। अगर हम बात करेंगे तो बेटा इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, जबकि इसका नाम क्या है, क्लोरीन। इसकी बात करेंगे तो बेटा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसकी बात करेंगे तो इसका नाम है बेटा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सब है लिख के दिखा देंगे। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे HNO3 से। तो बेटा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं बताओ, HNO3 से। वो भी कैसा होगा, ये कैसा होना चाहिए, तनु। सही करेंगे तो हम हीट करेंगे तो बनने यहाँ निकलेगा H2O, यहाँ से H, यहाँ से O, यहाँ से H, यहाँ से O, यहाँ से H, क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा बच्चे H2O। तो बेटा प्रोडक्ट जो बन का आ जाएगा वो ये बन का आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट बन का आ जाएगा, यहाँ पे क्या है Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। सही है, ये कितने परसेंट आया बच्चे, ये आया हमारे पास 80%, जबकि ये कितने परसेंट है, ये आया हमारे पास 20%। बात करेंगे तो बेटा गिनती बात करेंगे तो ये आ जाएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा बच्चे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सही है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करेंगे, थर्ड नंबर की अगर हम बात करेंगे, देखो कह रहा है कि आपकी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी है, CH3Cl से। तो बेटा क्लोरोबेंजीन क्या है, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन की भी किससे करानी है, CH3Cl से। बेटा CH3Cl से उपस्थित कराएंगे तो बेटा है उपस्थिति होगी हमारे पास निर्जल AlCl3 की। सही है, निर्जल AlCl3 की। तो बच्चे यहाँ से निकलेगा HCl, क्या निकलेगा HCl। प्रोडक्ट की फॉर्म में जो आ जाएंगे वो ये आ जाएगा हमारे पास, एक तो Cl है और यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH3 प्लस एक हमारे पास ये बन का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पर मान लेते जगह। देखो फिल्टर क्राफ्ट अभी लगाएंगे तो बेटा प्रोडक्ट बन का आएगा वो बच्चे ये बन का आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Cl और यहाँ का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH3 प्लस, देखो यहाँ भी Cl और यहाँ पर आ जाएगा CH3। कितना आ जाएगा 80%, और ये कितना परसेंट आ जाएगा 20%। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा
पैराक्लोरोमेथिल ना ऑर्थो, हाँ पैराक्लोरोमेथिल बेंजीन, इसका आ जाएगा बेटा ऑर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन। ठीक है, तो बच्चे सवाल देखो क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एक रासायनिक समीकरण हमने ये लिख दी है और एक रासायनिक समीकरण हमने ये लिख दी है। सवाल आगे बोला कि इसके उपयोग बताने हैं, तो बेटा ये उपयोग मैंने 3 लिख दिए हैं, जबकि 4-5 इसी बन जाएंगे। फिर कह रहा है क्लोरोबेंजीन बनाने के, क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित पर अभिक्रिया लिखो। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे दिखानी है, हमें दिखानी है Cl से। किससे दिखानी है, Cl2 से। तो Cl2 से करा तो हमने ये 1 का आ गया, जबकि HNO3 से करेंगे तो अभी दिखाई थी हमने रिएक्शन, ये 1 का आया था HNO3 से करा तो हमने, और जबकि CH3Cl2 से कराया तो हमारे पास फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया लगी तो ये 1 का आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, फिनोल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, फिनोल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण लिखनी है। देखो 5 सवाल दे रखे, बहुत ईजी सवाल है, या फिर नीचे वाला कर लो SN1 SN2 अभिक्रिया। तो मैं तो ये कहूँगा आप जो है नेमेन रिएक्शन ये वाला क्वेश्चन करो आप, जो इजी है। ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। SN1 SN2 अभिक्रिया हेलो एल्केन में नाभिकीय स्नेही पृथक्करण अभिक्रिया, यानी कि SN1 में SN2 अभिक्रिया को आपको बताना है, तो बेटा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें फिर लिखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ईजी है। केमिस्ट्री के अंदर इजी पॉइंट जो होता है, केमिस्ट्री में जो इजी पॉइंट होता है वो उसकी केमिकल रिएक्शन होती है। जिस बच्चे से जितनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन आती हैं बच्चे, वही बच्चा केमिस्ट्री में 100 to 100 यानी कि 100 में 100 पेपर करके आता है। 70 में से 70 नंबर वही बच्चा पेपर कर सकता है जिसको केमिस्ट्री में नेमेन रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन आती हों। सही है, न्यूमेरिकल बेस तो 2 या 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, यही चैप्टर हैं जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल आता है। लेकिन ज़्यादातर आपको जो है ना केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर वही बच्चा खींचता है जिसको रिएक्शन आती है। तो बच्चे ये थ्योरेटिकल है, जबकि ये क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नहीं है, ये समीकरण है। तो हम जो है समीकरण बेस वाले सवाल करता हूँ मैं। तो कह रहा है फिनोल से निम्नलिखित तो फिनोल से निम्नलिखित तो कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण लिखनी है। पहले समीकरण क्या है देखो, क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, क्या प्राप्त करनी है हमें, क्लोरोबेंजीन। देखो बेटा, तो हम फिनोल का फार्मूला होता है ये हमारे पास क्या है, ये फिनोल है। देखो बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, क्या है, फिनोल है। पहले रिएक्शन कर रहे हैं, देखो ये फर्स्ट रिएक्शन करते हैं। फिनोल का फार्मूला ये बना, देखो ये फिनोल का फार्मूला बना। ठीक है, फिनोल से हमें क्या बनाना है, फिनोल से बनाना है हमें क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है हमें, फिनोल से बनाना बच्चे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो बेटा हम जो है ना डायरेक्ट करते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाओगे तो आप एक काम करते हैं, Cl लेकर आना है, तो आप डायरेक्टली कर दे PCl5 से कर दो, PCl5 से। चलो PCl5 से कर दोगे तो बेटा हाँ Cl डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, PCl5 से करो तो वह बन जाएगा बेटा Cl, साथ में आ जाएगा POCl3, साथ में आ जाएगा HCl। ठीक है, करेक्ट हो गया, सही है। अब फिनोल से क्या बनाना है, फिनोल से बनाना है हमें बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड। क्या बनाना है, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड। तो बेटा ये फिनोल है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH समूह तो वो क्या होगा, फिनोल हो गया। तो पहले फिनोल से हम बना लो बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड बनेगा, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एनिलीन। तो बेटा रिएक्शन कराते हैं NH3 से। किससे कराते हैं, NH3 से। ऐसे निकल जाएगा बच्चे H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ बन जाएगा NH2। क्या बन गया, एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया करा देंगे, एनिलीन की अभिक्रिया करा देंगे, ये बन गया एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया करा देंगे सोडियम नाइट्रेट से प्लस साथ में कराएंगे 2HCl से। कैसे कराएंगे, 2HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो ऐसे निकलेगा बेटा NaCl और साथ में निकलेगा 2H2O। क्या निकलेगा, 2H2O। तो यहाँ बन का आ जाएगा बच्चे बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड N2 और Cl। पीछे भी कराइए रिएक्शन, अब यहाँ भी देख लो। तो ये बन गया बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, यही बन गया। अब बच्चे फिनोल से हमें क्या बनाना है, फिनोल से बनाना है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल देखो तो फिनोल की अभिक्रिया करते हैं नाइट्रिक अम्ल से। किससे करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से। देखो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। अगर ये तनु है, कैसा है ये तनु, तो बेटा मेजर प्रोडक्ट 2 बनकर आएंगे। हीट कर रहे हैं तो ये आएगा OH, यहाँ आ जाएगा NO2 प्लस OH, यहाँ आ जाएगा NO2। सही है, 80% मुख्य उत्पाद और 20% लो उत्पाद। ज़्यादा उत्पाद कौन सा बन गया, ये बन गया। साथ में क्या निकलेगा, है निकलेगा H2O। सही है। और बच्चे यही फिनोल की रिएक्शन, अगर यही फिनोल की रिएक्शन मैं कराऊं, इस रिएक्शन को देखो, यहाँ तो मैंने लिखा ये क्या है, ये कैसी कंडीशन है, ये तनु फॉर्म में यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में, लेकिन सांद्र यहाँ लिख रखा देखो
सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होना चाहिए बच्चे, वो जो अभिकारक होना चाहिए वो HNO3 कैसा होना चाहिए, ये भी सांद्र होना चाहिए। अगर सांद्र है, अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर रहे हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, तो बेटा बनता है पिक्रिक अम्ल, यानी कि यहाँ बनेगा देखो पिक्रिक अम्ल। यहाँ भी क्या आ गया NO2, और यहाँ भी क्या आ गया बच्चे NO2, और यहाँ भी क्या आ गया NO2। सही है, 2,4 IUPAC नाम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। सही है, जिसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे बताओ, जिसको बोलते हैं बच्चे पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड देखो ध्यान रखना, फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराओगे तो तनु, अगर फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराओगे, तनु नाइट्रिक अम्ल करोगे तो बनता है बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। सही है, जबकि फिनोल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो बनता है बेटा पिक्रिक अम्ल। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो फिनोल की रिएक्शन किससे करनी है, फिनोल की रिएक्शन किससे करनी है, देखो बेटा फिनोल की रिएक्शन किससे करनी है। अब करना है हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सैलिसिलिक अम्ल। तो थर्ड नंबर पे है करके दिखाता हूँ मैं, तो थर्ड नंबर पे है, देखते हैं करके। थर्ड है फोर्थ है, फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर पे देखते हैं यहाँ करके। फोर्थ नंबर पे देखते हैं करके यहाँ पे। तो देखो ये फिनोल है, पहले लिखते हैं फिनोल, कराते हैं CHCl3 से अभिक्रिया और साथ में 2H2O, साथ में NOH, साथ में लेते हैं NOH। इस अभिक्रिया का नाम है बेटा रायमंड टी वन अभिक्रिया, रायमंड टी वन अभिक्रिया 340 डिग्री सेल्सियस पर, 340 डिग्री सेल्सियस पर। तो बेटा है बनेगा, निकलेगा यहाँ पे NaCl और साथ में निकलेगा 2H2O। क्या निकलेगा 2H2O, तो यहाँ आ जाएगा ONA पॉजिटिव, सही है, नेगेटिव, और साथ में नीचे यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH और Cl। ठीक है, फिर कराएंगे हम रिएक्शन, फिर कराएंगे प्लस 2NaOH से, तो यह निकल जाएगा बेटा 2H2O। क्या निकल जाएगा 2H2O, तो ये आ जाएगा ONA प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ आ जाएगा CHOH और यहाँ भी क्या आ जाएगा OH। यहाँ से निकाल देंगे H2O, क्या निकाल देंगे H2O, तो आ जाएगा ONA प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बेटा CHO, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाला आपने, निकाला H2O। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर करा देंगे हम तनु HCl से, किससे करा देंगे HCl से, तो आ जाएगा बेटा यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा Cl और यहाँ से निकल जाएगा Na, और ये H कहाँ पहुँचेगा, इसके पास पहुँचेगा, तो आ जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे CHO। क्या आ जाएगा CHO, तो ये क्या बताओ, ये क्या है सैलिसिल्डिहाइड, इसका नाम क्या है सैलिसिल्डिहाइड। सही है, सैलिसिल्डिहाइड। तो बच्चे फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो बेटा ये रायमंड टी वन अभिक्रिया, ये क्या बताओ रायमंड टी वन अभिक्रिया। और रायमंड टी वन अभिक्रिया में अगर हम बात करेंगे रायमंड टी वन अभिक्रिया में, तो बच्चे ये जो बनता है ये माध्यम युग्म बनता है। क्या बनता है, ये सब ये यहाँ तो उससे लेकर यहाँ तक क्या होता है माध्यम बनता है। तो हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन भी हो गई। आप देखते हैं 5 नंबर पे फिनोल की अभिक्रिया कैसे कराने हैं। अच्छा, फिनोल से क्या बनाना है हमें, फिनोल से बनाना है हमें सैलिसिलिक अम्ल। तो बेटे सैलिसिलिक अम्ल की अगर बात करेंगे तो पहले लिखेंगे हम फिनोल, क्या लिखेंगे हम, देखो है करा दूँ मैं, ये मैंने फिनोल लिख दिया। इसकी अभिक्रिया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सही है, और साथ में NaOH। ठीक है, टेम्परेचर की बात करेंगे तो बेटा टेम्परेचर 340 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं इसको भी करके। तो बेटा यहाँ पे जो बनका आएगा वो डायरेक्टली बता रहे हैं, देखो यहाँ बनका आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा O, सही है, COONA। फिर करेंगे इसका पुनर्विन्यास, इसे करेंगे पूर्व विन्यास। पूर्व विन्यास की बात करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा फिनोल के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली, ऊपर क्या लिख रखा है OCOONA। सही है, ऐसा क्या निकलेगा H जाएगा इसके पास, सही है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में जो आ जाएगा बच्चा आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा OH, और साथ में यहाँ का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा COONA। फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे हम तनु HCl से, तनु HCl से कराएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा NaCl।
तो बेटा यहाँ क्या बन कर आ जाएगा, यहाँ बन कर आ जाएगा, देखो यहाँ बन कर आ जाएगा OH और यहाँ बन कर आ जाएगा COOH। तो बेटा ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है। देखो ये अभिक्रिया जो है सैलिसिलिक अम्ल, और बेटा ये अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या, ये कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, फिनोल की कोल्बे अभिक्रिया। अब देखो सवाल को देखो बच्चे, कह रहा है फिनोल से निम्नलिखित तो कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण लिख दिखाओ। फिनोल से निम्नलिखित तो कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण लिख कर दिखाओ। तो पहला कह रहा है क्लोरोबेंजीन, तो आप फिनोल की अभिक्रिया PCl5 से कर दो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नंबर 2 पे कह रहा है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो फिनोल की अभिक्रिया कर दो अमोनिया से एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन की अभिक्रिया कर दो सोडियम नाइट्रेट से 2HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। पिक्रिक अम्ल की बात करेंगे तो पिक्रिक अम्ल इस टाइप से बनेगा, सही है। और बेटा फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल की बात करेंगे तो बेटा सैलिसिलिक अम्ल इस टाइप से बनेगा, जिसको बोलते हैं रायमंड टीमैन अभिक्रिया, रायमंड टीमैन अभिक्रिया। बेटा ये रायमंड टीमैन अभिक्रिया, सही है। और 5 बात करेंगे सैलिसिलिक, फिनोल से सैलिसिलिक डाइहाइड कैसा बनेगा, तो बेटा ये इस टाइप से बनता है, ये कोल्बे अभिक्रिया है। तो मैं कह रहा हूँ बच्चे, ये वाली जो रिएक्शन है फिनोल की, तो प्रॉपर्टीज आप जो है 110% पढ़ कर जाओ, बोर्ड में आ गया ये मेरा वादा है। फिनोल की प्रॉपर्टी तो बोर्ड में आते आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखनी है। 2 नंबर में ये है, जबकि 1 नंबर में ये है और 2 नंबर में ये है। या फिर ये नहीं हो रहा तो नीचे वाला कर दो आप, निम्नलिखित अभिक्रिया टिप्पणी लिखो। टिप्पणी है लिख रही, टिप्पणी है लिख रही, ऊपर वाले से विकल्प करके देखते हैं। स्टीफन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, HWZ अभिक्रिया, इजी रिएक्शन ये है, तो इसी करके देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलो युग्मन किसे बोले, युग्मन माने क्या होता है, जोड़ना होता है बेटा। तो पहले रिएक्शन देखो, युग्मन अभिक्रिया कर रहे हैं, युग्मन माने क्या होता है, जोड़ना। तो हमने जो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लिया, ये मैंने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा रहा हूँ फिनोल से। किससे करा रहे हैं, बेंजीन अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, फिनोल से। यहाँ से ऐसे निकाल लो, सही है। उपस्थिति की बात करेंगे तो बेटा यहाँ बात करेंगे डाल्यूट एसिड होवे, ये क्या हो बताओ, ये क्या हो बताओ, बेस होवे। डाल्यूट अम्ल और क्षार की अगर बात करेंगे तो बेटा जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ डाल्यूट यानी कि तनु अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में करते हैं, तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा HCl। देखो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा HCl। प्रोडक्ट जो बन का जाएगा वो बन का जाएगा ये इस टाइप से, डबल बॉन्ड N, और ये प्रोडक्ट बन का आया, यहाँ आया OH, सही है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजो डाइएज़ो या एजोनियम बेंजीन। और ये आ गया बेटा ऑरेंज, ये आ गया ऑरेंज डाइस, यानी कि ऑरेंज रजत आ गया, ठीक है। तो बच्चे देखो हम क्या लिखना है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हमने, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया माने यानी कि 2 अभिकारकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो युग्मन अभिक्रिया, टिप्पणी का मतलब होता है बेटा रिएक्शन के साथ साथ उसकी लैंग्वेज भी लिखनी है। तो लैंग्वेज कैसे लिखी जाएगी, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजोनियम बेंजीन प्राप्त होता है, जो कि ऑरेंज कलर का रजत प्राप्त होता है, जिसको युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 अभिकारकों के मिलाने पर केवल एक उत्पाद बनता है, जिसको युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 पर अगर हम बात करेंगे तो क्या है, कैनोजार अभिक्रिया। तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु ले लो, फॉर्मल्डिहाइड एक अणु ये ले लिया मैंने और एक अणु वो ले लो। फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु की अभिक्रिया, SCHO की अभिक्रिया क्षार के साथ करा दो, NOH, कास्टिक क्षार के साथ कराने पर CH3OH और बनता है साथ में CH3, साथ में बनेगा HCOONA, साथ में क्या बनेगा, HCOONA। तो कैनोजार अभिक्रिया क्या है, जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से कराते हैं तो मैथिल अल्कोहल और सोडियम फास्फेट बनता है, जिसको कैनोजार अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट अभिक्रिया देखते हैं सैडमार अभिक्रिया। सैडमार अभिक्रिया बात करेंगे बच्चे, देखो तो एनिलीन की अभिक्रिया, बच्चे देखो एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ और तनु HCl के साथ 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो बच्चे यहाँ से निकलेगा NaCl, क्या निकलेगा NaCl, तो साथ में क्या निकलेगा 2H2O, क्या निकलेगा 2H2O। तो क्या बनेगा
बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे HCl से, किससे कराएंगे, HCl से, CuCl की उपस्थिति में, तो बनता है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, साथ में N2 और साथ में HCl, क्लोरोबेंजीन बनता है। सही है, जिसको बेंजीन, जिसको सैडमर अभिक्रिया कहते हैं। सैडमर अभिक्रिया के परिभाषा की बात करें, तो टिप्पणी बोल रहा है, टिप्पणी का मतलब होता है रिएक्शन के साथ साथ आपको उसकी लैंग्वेज भी लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट तथा तनु HCl के साथ 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया तनु HCl के साथ कोपरस क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बनती है, जिसको सैडमर अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चे बस ध्यान रखना है आपको, टिप्पणी पर क्या करना है आपको, टिप्पणी पर आपको जो है लैंग्वेज लिख के दिखानी है, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।